कहानी की शुरुआत गरीबों से होती है जिनके विलेज पर एस रैंक मॉन्स्टर फेनरिर कई दिनों से हमला कर रहा था। तो उन्होंने अपनी सारी सेविंग को इकट्ठा करके फ्लेमिंग ड्रैगन फैंग को हायर किया है। तभी वो मॉन्स्टर वहां पर आ जाता है। सभी पार्टी के मेंबर्स लड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन वो मॉन्स्टर सबसे पहले उस पर हमला करता है जो कि जमई नल्ला है और हमारी कहानी का हीरो, और इसका नाम कर्ट है। बैंडाना वायर निकालकर उस मॉन्स्टर को पकड़ कर रखने की कोशिश करती है, लेकिन फेनरिर उससे कहीं ज्यादा ताकतवर था, तो वो उसे उठाकर दीवार में पटक देता है। इससे वो बुरी तरह से घायल हो जाती है। लेकिन उनकी पार्टी में एक हीलर भी थी जिसका नाम मार्ला है, और वो उसे हवा में ही हील कर देती है। जिसके बाद वो एक पेड़ का सहारा लेके फेनरिर के मुंह को बांध देती है, जिससे गोल नोवा को उस फेनरिर पर अटैक करने का मौका मिल जाता है। और उन्होंने साथ में मिलकर फेनरिर को हरा दिया था, जो देखकर वो गरीब इतने ज्यादा खुश थे कि वो हीरोज के लिए पार्टी भी रख देते हैं। लेकिन गोल नोवा को गरीबों का खाना बिल्कुल पसंद नहीं आता, और वो कर्ट से कहता है कि वो उसके लिए कुछ बनाए। और बैंडाना कहती है कि वो कर्ट के हाथों का खाना आखिरी बार खाने वाले हैं। ये सुन के कर्ट को कुछ भी समझ नहीं आता, तो गोल नोवा उसे समझाता है कि वो लोग उसे अपनी पार्टी से निकाल रहे हैं क्योंकि उसे सिर्फ एक काम वाली बाई का ही काम करना आता है। मार्ला भी कहती है कि अगर वो एक पावरफुल पार्टी बनना चाहते हैं तो उन्हें अपनी पार्टी में एक पावरफुल मेज को लाना होगा, क्योंकि मैजिक के मामले में कर्ट बिल्कुल ही नल्ला है। कर्ट उनसे रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो उसे अपनी पार्टी से ना निकाले, लेकिन गोल नोवा उसकी बकबक से परेशान होकर उसके पेट पे मुक्का मार देता है। पार्टी से निकलने के बाद वो सिटी ऑफ समेला में जाता है और उसके पास खर्चे के लिए भी ज्यादा पैसे नहीं है, तो वो कुछ काम ढूंढने के लिए हेलो वर्क स्टेशन में जाता है, जहाँ रिसेप्शनिस्ट उसका स्वागत करती है। और क्योंकि वो काम ढूंढने गया था, रिसेप्शनिस्ट कहती है कि उसे कुछ टेस्ट से गुजरना होगा। सबसे पहले वो अपना नाम और अपने विलेज के बारे में बताता है, जिसके बाद वो पूछती है कि उसे किस तरह के काम करने का एक्सपीरियंस है। मुझे घर के और सामान वगैरह उठाने का काम मिलता था वो फ्लेमिंग ड्रैगन पार्टी में। क्या तुम उसी पार्टी की बात कर रहे हो जो अभी एसएस रैंक में पहुंच गई? हाँ, पर उन लोगों ने मुझे निकाल दिया। पर ये तो काफी बड़ी बात है कि तुम उनकी पार्टी में काम करते थे। कर्ट को लगता है कि गोल नोवा और बाकी सब बहुत कमाल के हैं, क्योंकि उनकी पार्टी में काम करने के लिए भी उसकी तारीफ हो रही है। और अब कर्ट को बस एप्टीट्यूड टेस्ट देना था। इस दुनिया में एप्टीट्यूड गॉडेस की तरफ से गिफ्ट होता है, और अगर कर्ट लकी हुआ तो शायद आज उसे कोई हिडन टैलेंट भी दिख जाए। एप्टीट्यूड जी रैंक से एसएस रैंक तक जाते हैं। एप्टीट्यूड रैंक्स में बहुत ज्यादा फर्क होता है। एक डी रैंक का स्वॉर्ड्समैन मुश्किल से ही तलवार को चला पाएगा, लेकिन वही ए रैंक का स्वॉर्ड्समैन बड़ी आसानी से स्टील तक को काट सकता है। लेकिन जब उसके टेस्ट रिजल्ट्स वापस आते हैं, उसके कॉम्बैट स्किल में हर जगह जी रैंक था, लेकिन उसका एप्टीट्यूड अभी भी ब्लैक स्मिथ और एल्केमी जैसी चीजों में टेस्ट नहीं हुआ था। पर शेल उसे बताती है कि टेक्नीशियंस एक हफ्ते बाद आएंगे, तो तभी वो ये टेस्ट करवा पाएगा। लेकिन कर्ट के पास अब पैसे भी नहीं बचे थे, तो शेल उससे कहती है कि वो वहां रखे सैंड बैग को उठाने की कोशिश कर सकता है। कर्ट उस बैग को उठा लेता है, और शेल कहती है कि इतना काफी है, वो कंस्ट्रक्शन वर्क में काम कर सकता है, और वो सिटी वॉल्स को रिपेयर करने के लिए वहां से भेज देती है, और साथ ही लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन भी देती है। इसके बाद कर्ट उस टाउन में पहुंच जाता है जहां उन वर्कर्स का ठेकेदार उसका लेटर पढ़ रहा था। लेकिन कर्ट की बनावट को देखकर उसे लगता है कि वो कोई नाजुक कली है, पर क्योंकि उनके पास वर्कर्स की कमी थी तो वो उसे हायर कर लेता है, और बैरल्स की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि उसे इससे दीवार को रिपेयर करना है, और जब तक वो वापस आएगा कम से कम आधा बैरल सीमेंट यूज हो जाना चाहिए, और उसे उतना ही पैसा मिलेगा जितना वो काम करेगा। इन्होंने तो बताया ही नहीं कि इसमें माना डालना है या फिर नहीं, तो शायद डालना ही होगा। इसके बाद जब ठेकेदार वापस आता है, वो ये देखकर हैरान था कि उसने 1/3 वॉल को ठीक भी कर दिया है, वो भी 3 घंटे के अंदर अंदर। माफ करना, सीमेंट खत्म हो गया था तो मैं इतना ही काम कर पाया। तुमने दीवार के ऊपरी हिस्से को कैसे ठीक किया? तो कर्ट उसे बताता है कि उसने बस सीमेंट को ऊपर फेंक दिया और एक स्टिक की मदद से उसे स्मूथ कर दिया। और ये सारी बातें सुनकर वो और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। तुम यहाँ पर कब तक काम कर सकते हो? मुझे बस 1 हफ्ते तक यहाँ पर काम करना है। अच्छा, तुमने आज के लिए बहुत काम कर दिया है, तो तुम घर वापस जा सकते हो। तुमने जो काम किया है उसके पूरे पैसे देने लायक मेरे पास नहीं है। अभी के लिए तुम ये रखो, बाकी का पैसा तुम्हें हेलो स्टेशन से मिल जाएगा। जब मैं पार्टी के लिए काम कर रहा था मैंने तो इतने पैसे कभी देखे भी नहीं, और ये तो मुझे और देने वाला है। अगले कुछ दिनों तक कर्ट दीवार पर काम करता जाता है, लेकिन तभी अचानक से मार्ग्रेव उसे जॉब से निकाल देता है। इस रिपेयर के काम से कई गरीबों को काम मिलने वाला था, वो भी महीनों तक। लेकिन तुम बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे सारे वर्कर्स भूखे मर जाएंगे। मैं श्योर नहीं हूँ, पर तुम डबल या फिर ट्रिपल एस रैंक हो, तो तुम्हें रॉयल कैपिटल या कहीं और पर काम करना चाहिए। और वो उसके काम के पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन कर्ट बिल्कुल उल्टा ही समझ रहा था, और उसे लगता है कि मार्ग्रेव बस उसे जॉब से निकालना चाहता था और बहाना बनाकर चला गया। इसके बाद कर्ट वापस से शेल के पास जाता है और बताता है कि उसे जॉब से निकाल दिया गया है। वहीं एक लड़की रिसेप्शनिस्ट से लड़ रही थी, और जब शेल वहां जाती है वो उसे बताती है कि एक माइनर को हायर करना चाहती है, लेकिन बिना किसी एडवांस पेमेंट पर, और वो पेमेंट तभी करेगी जब माइनिंग सक्सेसफुल होगी। शेल कहती है कि अगर उसकी शर्तें यही हैं तो उसे इन्वेस्टर्स को हायर करके माइन को डेवलप करना चाहिए। लेकिन वो लड़की कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि 1 हफ्ते के अंदर अगर उसने टैक्स नहीं भरा तो वो उसकी माइन को जब्त कर लेंगे। तभी वहां पर कर्ट आ जाता है और कहता है कि वो उसके लिए काम कर सकता है, वो भी बिना कोई एडवांस पेमेंट लिए। उस लड़की को लगता है कि ये पतला सुतला आदमी कुछ नहीं कर पाएगा, तो शेल उससे कहती है कि वो 10 सिल्वर कॉइन्स
कॉइन्स थे तो वो उसे किसी वर्कर को दे सकती है, पर उसके पास पैसे तो थे ही नहीं, तो उसे कर्ट से ही काम चलाना पड़ता है। वहीं शेल को लग रहा था कि कर्ट बड़ा अच्छा इंसान है और वो उसके प्यार में गिरने लगती है। तभी मार्ग्रेव से उसकी पेमेंट आती है और शेल ये देखकर हैरान थी कि कर्ट ने 3 दिन के अंदर 200 गोल्ड कॉइन्स कमा लिए थे और वो उसी बोरी पर गिर जाती है जो कि कर्ट ने उठाया था। लेकिन जब शेल उसे उठाती है वो उसे जरा भी भारी नहीं लगता और उसे समझ नहीं आता कि कर्ट को इसे उठाने में इतनी मुश्किल क्यों हो रही थी, क्योंकि इन्हें एक्टिवेट करने के लिए रॉयल कोर्ट लेवल का माना चाहिए होता है। इसके बाद वो दोनों माइनिंग साइट पर पहुंच जाते हैं जहां कर्ट देखता है कि सिर्फ एक ही टेंट था। क्या हम दोनों एक साथ सोने वाले हैं? शिया कहती है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, टेंट बहुत ज्यादा महंगे आते हैं। इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है, पर मैं कभी इतनी सुंदर लड़की के साथ नहीं सोया। ये सुन के शिया शर्मा जाती है और उसे समझाती है कि वो सिर्फ साथ में सोने वाले हैं, इसमें कुछ उल्टा सीधा मतलब समझने की जरूरत नहीं है। इसके बाद शिया उसे खाने को देती है और खाते वक्त वो उसे अपने बारे में बहुत कुछ बताता है और भले ही पार्टी से उसे निकाल दिया गया हो, लेकिन तब भी वो कहता है कि उसकी पार्टी के लोग बहुत कमाल के थे, जो सुन के वो लड़की भी हैरान हो जाती है। रात को वो दोनों टेंट में सो रहे थे पर कर्ट को जरा भी नींद नहीं आ रही थी और पीछे मुड़कर वो देखता है कि शिया थोड़ी आपत्तिजनक अवस्था में सो रही है और इससे पहले कि उसके हार्मोन जुबाल मारते कर्ट वहां से चला जाता है। वहीं शिया उसका टेस्ट ले रही थी क्योंकि वो 1 हफ्ते तक साथ में रहने वाले हैं, तो वो पता करना चाहती थी कि वो अच्छा इंसान है या फिर नहीं। सुबह जब शिया उठती है वो देखती है कि बाहर कर्ट सो रहा था और उसके कपड़े का भी बटन लग चुका है और वो समझ जाती है कि ये कर्ट ने किया होगा और वो उसका शुक्रिया अदा करती है और अब वो खुदाई करने के लिए जाने लगते हैं। पर शिया ऐसे ही किसी रैंडम जगह पर खोदने वाली थी, पर कर्ट उसे समझाता है कि अगर वो ऐसा करती है तो उसे और कभी नहीं मिलेगा। तो कर्ट खुदाई करने के लिए जगह ढूंढता है और जब वो वहां से एक पत्थर निकालता है वो जेम से भरा हुआ था और बताता है कि इनकी कीमत लगभग 3 गोल्ड कॉइन्स होगी। जिसके बाद वो खुदाई करके और भी ज्यादा जेम्स को निकाल देता है। वहीं ये सब देखकर शिया को लगने लगता है कि ये सारा कुछ कर्ट ने ढूंढा था, तो वो उसे कुछ भी नहीं देने वाला। पर कर्ट कहता है कि जो पहले उन्हें जेम्स मिले थे उसे छोड़कर बाकी सब बहुत छोटे हैं, तो पहले उन्हें उसे मैजिक क्रिस्टल में बदलना होगा। पर शिया कहती है कि किंगडम में 10 से भी कम मैजिक क्राफ्ट्समैन हैं जो कि मैजिक क्रिस्टल्स को बना सकते हैं। लेकिन तभी वो देखती है कि कर्ट ने क्रिस्टल बना भी दिया था, जो देखकर वो और भी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि मैजिक क्राफ्ट्समैन सबसे छोटा क्रिस्टल बनाने में भी 1 घंटा लगाते हैं। मेरे पास उतना माना नहीं है तो मैं ऐसा नहीं कर पाया, यानी जो असली क्राफ्ट्समैन होते हैं वो 1 घंटे तक माना एमिट कर सकते हैं। कर्ट वहीं पर रुक जाता है और शिया मैजिक क्रिस्टल्स को बेचने जाती है, लेकिन वो बंदा उससे उनके डॉक्यूमेंट्स मांगता है। शिया उसे बताती है कि ये घर में ही बनाया गया है, तो उसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है और वो उसे एक एम्बलम दिखाती है जिससे उसे पता लगता है कि वो रॉयल फैमिली के अंडर एडवेंचरर के तौर पर काम करती है। पर सच्चाई ये है कि वो काम किया करती थी, पर उस एम्बलम को देखकर वो सोल्जर सवाल जवाब करना बंद कर देता है और वो उसे टेलीपोर्टेशन सर्कल भी यूज करने देता है, जिसकी मदद से वो कैपिटल में पहुंच जाती है और वो अपनी पुरानी दोस्त मिमिको को वो जेम्स दिखाती है। शुरू में देखने पर लगता है कि उनकी कीमत ज्यादा नहीं होगी, पर थोड़ी देर बाद मिमिको उसे बताती है कि इसमें नॉर्मल जेमस्टोन से 10 गुना ज्यादा माना है, तो हर क्रिस्टल की कीमत 10 गोल्ड कॉइन्स है। शिया ये सुनकर हैरान हो जाती है क्योंकि कर्ट ने उसे 50 क्रिस्टल्स दिए थे, जिसके बाद मिमिको उसे 500 गोल्ड कॉइन्स देती है और उससे कहती है कि वो इन क्रिस्टल्स को शॉप पर ही बेचे, क्योंकि इतने पावरफुल क्रिस्टल्स को वो बिना रेगुलेशंस के ऐसे ही जाने नहीं दे सकते। और वो ये भी जानना चाहती थी कि इन क्रिस्टल्स को कौन बना रहा है। शिया पहली शर्त के लिए मान जाती है, पर दूसरे के लिए जो क्रिस्टल्स बना रहा है उसे उसकी परमिशन लेनी होगी। मिमिको रॉयल फैमिली की कोर्ट मेज है, तो वो अपनी पोजीशन से उस पर थोड़ा प्रेशर बनाने की कोशिश करती है, लेकिन शिया फिर भी नहीं मानती। तो मिमिको उससे कहती है कि वो उसे अपने किंगडम से बाहर जाने ना दे और अगर वो रॉयल फैमिली के लिए काम करता है तो उसे काउंट की पोजीशन भी मिल सकती है। ये सब सुन के शिया का दिमाग फटने लगा था और वो शेल के पास जाती है ताकि वो कर्ट के बारे में पूछ सके। पहले तो शेल उसे कुछ नहीं बताती, लेकिन फिर से वो अपना एम्बलम दिखाती है, तो शेल को जितना कुछ भी उसके बारे में पता था वो उसे बता देती है। जाने से पहले वो उसे 499 गोल्ड कॉइन्स कर्ट के अकाउंट में जमा करने को कहती है और एक रॉयल फैमिली की एडवेंचरर के तौर पर उसे ऑर्डर देती है कि वो कर्ट के बारे में किसी को भी ना बताए। वहीं अगले दिन जब वो कर्ट के पास पहुंचती है उसने रात भर में ही वहां पर एक घर बना दिया था। शिया उससे पूछती है कि उसने एक दिन में इसे कैसे बना दिया। अच्छा, ये मेरे होम टाउन में लोग ऐसा तो करते रहते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो सुन के शिया और भी ज्यादा हैरान हो जाती है। इसके बाद हम कर्ट की पुरानी पार्टी को देखते हैं जहाँ गोलनोवा अपनी फ्लेम का यूज नहीं कर पा रहा था और उनकी हालत बुरी हो रखी है। वहीं बैंडाना सोच रही थी कि ये पार्टी जल्द ही खत्म होने वाली है। इसके बाद शिया मिमिको के ऑफर के बारे में कर्ट को बताती है, लेकिन कर्ट सीधा मना कर देता है क्योंकि वो नोबल बनकर किसी के भी ऊपर अपना हुक्म नहीं चलाना चाहता। आगे शिया उसे बताती है कि उसने सिर्फ 1 गोल्ड कॉइन लिया जो कि उसके टैक्स पे करने के लिए काफी थे और बाकी उसने उसके अकाउंट में डिपॉजिट कर दिए और अब वो और ढूंढना चाहती थी और कर्ट उसकी मदद करने के लिए भी तैयार हो जाता है। लेकिन शिया को लगता है कि वो रात भर नहीं सोया था तो उसे आराम करना चाहिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं 6 घंटे सो गया था रात को। ये सुन के शिया कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि उसने रात भर में घर भी बना दिया और 6 घंटे सो भी गया। वहीं ये सब देखकर कर्ट को लगने लगता है कि वो शायद ज्यादा देर तक सो गया। इसके बाद कर्ट उसे एक और जगह पर लेकर जाता है और उसे वहां पर खुदाई करने के लिए कहकर उसी जगह पर जाता है जहाँ कल
वो खुदाई कर रहा था। वहाँ पर खुदाई करने पर शिया को टोपैज मिलता है जिसकी कीमत 3 गोल्ड कॉइन्स होगी। इसके बाद वो कर्ट की जगह पर जाती है जहाँ उसके सामने एक माइन बन रखी थी और जब वो अंदर जाती है जितना उसने सोचा था वो उससे 3 गुना बड़ा निकलता है। तभी वहाँ पर कर्ट कुछ स्टोन्स लेकर आता है जो उसके हिसाब से जरा भी वैल्यूएबल नहीं है। शिया को वो बड़े सुंदर लग रहे थे तो कर्ट उसे बताता है कि ये मिथरल है। ये सुन के शिया हैरान हो जाती है, क्या तुम इसके बारे में जानती हो? हमारे विलेज में हम बहुत सारे ये माइन किया करते थे पर ऐसे ही फेंक देते थे। जो सुन के उसकी आंखें फट जाती है क्योंकि इसकी कीमत गोल्ड और प्लैटिनम से भी ज्यादा है और ये लोग उसे ऐसे ही फेंक देते हैं। एक सेकंड, अगर ये तुम फेंकने वाले थे तो तुम कौन सा और ढूंढ रहे हो? अच्छा, मैं और एक एल्कम। वही लेजेंडरी और जिसे मेटल ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है। ये तो बहुत ज्यादा रेयर होते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो हर जगह मिलते हैं, बस तुम्हें 7 किलोमीटर खोदना होता है। तो तुम 7 किलोमीटर खोद के 8 घंटे में वापस भी आ गए। और उस गड्ढे का क्या किया तुमने? हाँ, इतना तो नॉर्मल है ना, 7 घंटे में इतना तो कर ही सकते हैं। और वो गड्ढा भर दिया मैंने, वो बहुत डेंजरस होते हैं। इसने 8 घंटे में उसे भर भी दिया, अब तो मुझे हैरानी भी नहीं होती। और सामने देखने पर उसे पता लगता है कि कर्ट ने पूरे माउंटेन में एक टनल भी बना दिया है। वो टनल समाइला और लोटेक टाउन को कनेक्ट करता है और मेंटेनेंस फी के बदले शिया ने ट्रैवलिंग मर्चेंट्स को वहां से जाने की परमिशन देती है जिसके प्रॉफिट से वो अपने टैक्स को कवर कर सकती है। इसके बाद कर्ट को बेंडाना दिखती है जो उसे बताती है कि उसने फ्लेमिंग ड्रैगन फैंग को छोड़ दिया है। जिसके बाद हम पास्ट को देखते हैं। गोलनोवा का रेस्टोरेंट का खाना अच्छा नहीं लगता और वो बिना पैसे दिए वहां से भाग जाता है। बेंडाना उसे समझाने जाती है लेकिन वो उल्टा उसी को धमकाने लगता है और कहता है कि वो कर्ट को यहाँ लेकर आए और उससे खाना बनवाए, चाहे इसके लिए उसे उसकी टांगे ही क्यों ना तोड़नी पड़े। लेकिन बेंडाना बस उसके टेलीपोर्टेशन क्रिस्टल को छीन लेती है और वहां से भाग जाती है। और रास्ते में उसे गार्ड्स दिखते हैं और क्योंकि उसके पास टेलीपोर्टेशन क्रिस्टल नहीं था तो गार्ड से बचकर वो कहीं नहीं जा पाएगा। वहीं मार्ला फिस को चर्च में बुला लिया गया है तो फ्लेमिंग ड्रैगन पार्टी ऑफिशियली खत्म हो चुकी है। ये सुन के कर्ट दुखी हो जाता है क्योंकि वो गोलनोवा को एडमायर करता था और फिर से उस पार्टी को ज्वाइन करना चाहता था। बेंडाना को पता था कि वो कुछ ऐसा कहेगा और इसीलिए वो उसके पास आई है। वो उससे मदद मांगती है और बताती है कि उसकी एक दोस्त है जो कि एक वर्कशॉप पर काम कर रही थी पर हाथ में किसी प्रॉब्लम की वजह से वो काम नहीं कर पा रही, तो क्या वो उसकी जगह जा सकता है। और क्योंकि अपना लौंडा दिल का अच्छा था वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद बेंडाना उसे मैप देकर वहां से भेज देती है। कुछ समय बाद कर्ट एटलियर मास्टर के वर्कशॉप पर पहुंच जाता है जहां एटलियर मास्टर की असिस्टेंट दरवाजा खोलती है और इसका नाम मिशेल था। कर्ट उसे बताता है कि वो यहाँ पर काम करने आया है तो मिशेल खुशी खुशी उसे किचन में ले जाती है जो कि किचन कम और संडास ज्यादा लग रहा था। तभी उसका मास्टर उसे आवाज लगाता है और मिशेल वहां से चली जाती है। वहीं कर्ट डिसअपॉइंटेड था क्योंकि उसे लग रहा था कि वो एटलियर मास्टर के साथ काम करेगा ना कि उसका किचन साफ करेगा, लेकिन ये उसके लिए कोई नया काम नहीं था। तो 30 मिनट के अंदर अंदर वो सब साफ कर देता है और वो मिशेल को ढूंढने के लिए पूरी जगह में घूमने लगता है। वो एक दरवाजा देखता है जिसके अंदर से एक लड़की की आवाज आती है जो उसे अंदर आने को कहती है। अंदर जाने पर कर्ट शर्मा जाता है क्योंकि लड़की ने ऊपर कुछ भी नहीं पहना था पर उस लड़की को इससे जरा भी प्रॉब्लम नहीं थी। कर्ट उससे मिशेल के बारे में पूछता है और वो बताती है कि वो बेसमेंट के अंदर है। लेकिन जैसे ही वो वहां से जाने वाला था वो उस लड़की के पेट पर एक काला निशान देखता है जो कि असल में एक कर्स मार्क था। एग्जामिन करने पर उसे पता लगता है कि इस तरह के कर्स जिस जगह पर वो होते हैं उस जगह के ऑर्गन्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो इसके लिए खाना पीना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। पर उसका पेट अभी भी ठीक था तो वो उसके लिए कुछ खाना बनाने जाता है। दूसरी तरफ शिया और एक एल्कम और मिथरल के बारे में बात करने के लिए मिमिको के पास जाती है। कर्ट ने इस बार उन्हें मैजिक क्रिस्टल्स में भी नहीं बदला था लेकिन अब भी उनकी वैल्यू 50,000 गोल्ड कॉइन्स है, इसलिए अब शिया को उसकी फिक्र होने लगी है। तुम्हें क्या लगता है कर्ट के साथ क्या होगा जब सभी लोगों को उसकी स्किल्स के बारे में पता लगेगा? मिमिको कहती है कि उसे किडनैप कर लिया जाएगा और कोई स्लेव बनाकर उसे अपने पास रखेगा या फिर इतना ज्यादा अच्छे तरीके से काम करने के लिए लोग उसकी जान ले लेंगे। मिमिको को समझ नहीं आता कि उसके जैसा इंसान अब तक लोगों से छुपा कैसे रह गया। तो शिया उससे बताती है कि वो फ्लेमिंग ड्रैगन पार्टी में पहले काम किया करता था जिसके लीडर को अब अरेस्ट कर लिया गया है। मिमिको उससे पूछती है कि वो उसके साथ क्या करने वाली है तो शिया उसे बताती है कि वो उसे एक एटलियर मास्टर बनाकर उसकी बॉडीगार्ड बनना चाहती है। पर प्रॉब्लम ये है कि वो अपनी ही ताकत को नहीं जानता तो उसे कन्विंस करना काफी मुश्किल होने वाला है। दूसरी तरफ कर्ट के पास लेडी ऑफिलिया आती है जिसे कर्ट बताता है कि वो उस लड़की के लिए खाना बना रहा है। ये सुन के ऑफिलिया कहती है कि वो उस लड़की के बारे में किसी को भी ना बताए और कल इसी समय पर काम करने आ जाए। जिसके बाद ऑफिलिया उसका खाना लेकर आती है लेकिन उसे देने से पहले वो पॉइजन के लिए खाने को टेस्ट करना चाहती थी पर वो लड़की कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये खाना उस लड़के ने बनाया है। ऑफिलिया ये देखकर हैरान थी कि वो उससे थोड़ी देर के लिए ही मिली थी फिर भी वो कर्ट पर इतना ज्यादा भरोसा कर रही है। इसके बाद वो खाना खाती है पर इसकी वजह से उसे कुछ होने लगता है और जमीन पर गिर जाती है। ये देखकर ऑफिलिया परेशान होने लगती है क्योंकि उसे लगता है कि जरूर उसे पॉइजन दिया गया है। लेकिन तभी वो लड़की खड़ी होती है और बताती है कि वो बिल्कुल ठीक है और उसका कर्स भी हट चुका है। दूसरी तरफ हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि उस कर्स की मदद से लेडी लेज़लॉट को मारना चाहते थे पर अब क्योंकि वो हट गया है उन्हें अब किसी और तरीके को अपनाना होगा। शाम को मिशेल और ऑफिलिया मिमिको की शॉप पर जाते हैं। लिज जब अपने हुड को उठाती है उसे देखकर वो दोनों
पहचान जाती है कि वो थर्ड प्रिंसेस है। ऑफेलिया बताती है कि किसी ने उसे मारने के लिए उसके ऊपर कर्स कर दिया था। लिज़लॉट किंग और उसकी सेकंड वाइफ जो कि गुरुमा एम्पायर की है, इकलौती बेटी है, उसकी एग्जिस्टेंस ने ही दोनों नेशंस के बीच में शांति बनाए रखी है और उसे लगता है कि कोई दोनों कंट्रीज में वॉर करवाना चाहता है। मिमी को ये देखकर खुश थी कि प्रिंसेस पूरी तरह से ठीक है, पर उसे समझ नहीं आता कि इतना खतरनाक कर्स उसने हटा कैसे दिया। लिज उसे बताती है कि इस कर्स को एक कर्ट नाम के बंदे ने हटाया है और जैसे ही वो कर्ट का नाम सुनते हैं उन दोनों के दिमाग का भांग भरोसा होने लगता है। वहीं शिया को अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि एक दलिये से उतना भयानक सा कर्स ठीक हो गया। वहीं उस कर्स के पीछे मिमिको को लगता है 3 लोगों का हाथ हो सकता है। पहला है रॉयल एक्सपीडिशनरी फोर्सेस का फर्स्ट जनरल सेनोवा, दूसरा है ट्रिस्टन जो कि चर्च का बिशप है और लास्ट है इसाडोरा जो कि किंग की तीसरी क्वीन है। क्योंकि अब लिज 15 साल की हो गई है, उसे ट्रेनिंग करने के लिए बाहर जाना होगा, इसलिए ऑफेलिया चाहती है कि वो एक नकली एटलियर वर्कशॉप सेटअप करे जहाँ उसकी ट्रेनिंग होगी और जिसने भी वो कर्स प्लेस किया था वो वहाँ के एटलियर मास्टर के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश जरूर करेगा। और क्योंकि वो एटलियर मास्टर नकली होगा उन्हें कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी और वो जितनी कोशिश करेंगे उतनी जल्दी उन सबको कल्प्रिट के बारे में पता लगेगा। और अब उन्हें ऐसा बंदा ढूंढना है जिसकी अचीवमेंट्स एटलियर मास्टर जैसी हो। तो शिया उन्हें वो क्रिस्टल दिखाती है जो कि ओफेलिया को भी बहुत कमाल का लगता है और शिया बताती है कि ये कर्ट ने बनाया था, जो सुनकर वो हैरान हो जाती है। वहीं कर्ट काम करने के लिए अगले दिन वापस आता है, पर मिशेल उसे बताती है कि कल उससे मिलने के बाद वो कहीं चली गई तो आज उसके लिए कोई भी काम नहीं है। तो वो एक रेस्टोरेंट में खाने जाता है जहाँ एक एडवेंचरिंग पार्टी को एक पॉटर की जरूरत थी, तो उनकी मदद करने के लिए कर्ट पहुंच जाता है। लेकिन वो कहते हैं कि उसके जैसा बच्चा पॉटर नहीं बन सकता क्योंकि वो आयरन कॉलम्स को हंट करने जा रहे हैं। लेकिन कर्ट कहता है कि वो 200 किलो तक उठा सकता है और वहाँ खड़े एक बंदे को भी उठा देता है और दूसरे एडवेंचरर को उठाने जाने लगता है। रुक जाओ, मैंने अपना आर्मर पहना है, अभी मेरा वजन 150 किलो से भी ज्यादा है। लेकिन कर्ट उसे भी बड़ी आसानी से उठा देता है। इसके बाद वो उन सब के साथ कॉलम्स को हंट करने निकल जाता है जहाँ वो तीनों उसे अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और बताते हैं कि उनका एक और मेंबर है जो कि पॉटर है और उनकी पार्टी का नाम साकुरा है। रास्ते में कर्ट का पैर एक स्लाइम के अंदर फंस जाता है। सीना उसे उसके कोर पर अटैक करने को कहती है, पर उसकी कॉम्बैट स्किल्स इतनी ज्यादा बुरी है कि वो चाकू अपने पैर में ही घुसा देता है। ये देखकर वो तीनों रियलाइज करते हैं कि कॉम्बैट में वो हद से ज्यादा बुरा है, तो वो उससे कहते हैं कि वो कॉम्बैट उनके ऊपर छोड़ सकता है। मैं फेल हो गया, फिर भी इन्होंने मुझ पर गुस्सा नहीं किया। ये फ्लेमिंग ड्रैगन फैंग से तो बहुत अच्छे हैं। इसके बाद वो उस गुफा के अंदर पहुंच जाते हैं जहाँ उन्हें गॉब्लिन के होने का निशान दिखता है, पर कांस कर्ट से कहता है कि वो चिंता ना करे, वो 1 या 2 गॉब्लिन को बड़ी आसानी से हरा सकते हैं। तभी एक गॉब्लिन उनके सामने आ जाता है जिसे वो दोनों मिलकर हरा देते हैं। लेकिन तभी उन्हें गॉब्लिन के झुंड की आवाज आने लगती है और वो इतने सारे गॉब्लिन से नहीं लड़ सकते थे। तभी कर्ट को एक सीक्रेट रास्ता मिलता है जिसके थ्रू वो सब लोग चले जाते हैं। लेकिन वो गधी सीना अंदर आते ही दरवाजे को बंद कर देती है, जबकि कर्ट और डांजो अभी भी बाहर थे। तभी उन्हें कांस की आवाज आती है। वो उन्हें कहता है कि वो उनके बिना ही आगे बढ़ जाएं। वहीं उन दोनों को ही मरने से कोई डर नहीं था क्योंकि वो अपने दोस्त और बहन को बचाते हुए मर रहे थे। ये सुन के कर्ट इमोशनल हो जाता है क्योंकि वो लोग उसे अपना दोस्त मानते थे, लेकिन वो उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। सीना जब वहाँ पर रोशनी करती है उनके सामने एक आयरन ड्रैगन गोलम था। दूसरी तरफ लीजा और शिया कर्ट से मिलने आए थे जहां वो उससे कहती है कि वो उसे लीजा बुलाए ताकि किसी को भी उसकी आइडेंटिटी का पता ना लगे। अंदर जाने पर उन्हें कोई भी नहीं दिखता, पर बैंडाना वहां पर पहले से ही मौजूद थी जो उन्हें बताती है कि वो साकुरा पार्टी के साथ आयरन गोलम्स को हंट करने गया है। जिसके बाद शिया और लिज केव के अंदर पहुंच जाते हैं जहाँ वो फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और जहाँ उनके फुटप्रिंट खत्म होते हैं लीजा अपने मैजिक का यूज करके अपने सेंसेस को एनहांस करती है, लेकिन सुनने पर उसे कुछ भी पता नहीं लगता। लेकिन सूंघने के बाद उसे पता लग जाता है कि कर्ट किस तरफ गया था। शिया रियलाइज करती है कि उसकी स्मेल का पता करने के लिए लिज को कर्ट के काफी करीब जाना पड़ा होगा। आगे जाने पर लिज को कुछ लोग लड़ते हुए दिखते हैं तो वो शिया की एबिलिटीज को एनहांस कर देती है और जब वो दोनों गॉब्लिन से घिरे हुए थे शिया वहां पर उनकी मदद करने आ जाती है। वहीं इतने सारे गॉलम्स को देखकर सीना डर जाती है और उसे लगता है कि आज वो मारे जाएंगे, लेकिन कर्ट उससे कहता है कि वो ऐसे ही हिम्मत नहीं हार सकती और आगे जाके सभी गॉलम से लड़ने लगता है और एक एक अटैक से उसने सबको हरा दिया था। ये सब देखकर सीना को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता और कर्ट बताता है कि उसे आयरन कॉलम्स को माइन करने की आदत है। तभी दरवाजा खोलकर वहां पर शिया आ जाती है और चिल्लाकर पूछती है कि यहाँ पर क्या हुआ। सीना उसे बताती है कि कर्ट ने यहाँ मौजूद सभी ड्रैगन कॉलम्स को हरा दिया, वो भी सिर्फ एक ही अटैक से। कर्ट शिया को देखकर कहता है कि वो कांस और डांजो की मदद करे, लेकिन शिया उसे बताती है कि वो बस जख्मी है, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ है। शिया कर्ट की एबिलिटीज के बारे में सोचने लगती है। तभी लिज वहां आकर उसकी तारीफ करने लगती है। इसके बाद वो सब एक जगह पर बैठे हुए थे
जहाँ वो उनकी जान बचाने के लिए एलिशिया का शुक्रिया अदा करते हैं। इसके बाद वो कर्ट को बताती है कि वो एक नया एटलियर खोलने वाली है और वो चाहती है कि कर्ट उसे ज्वाइन करे, जिसके लिए कर्ट मान जाता है। आगे शिया कहती है कि एटलियर को प्रोटेक्ट करने के लिए उसे कुछ एडवेंचरर्स की भी जरूरत पड़ेगी और वो कांस और उसकी पार्टी को हायर करना चाहती है, जिसके लिए वो भी मान जाते हैं। इसके बाद कर्ट हेलो स्टेशन में जाता है जहाँ वो अपने अप्रेजल के लिए मिमिको से मिलता है। अप्रेजल के बाद मिमिको उसे बताती है कि उसकी सारी नॉन कॉम्बैट स्किल्स बी रैंक पर हैं, पर वो पूरी तरह से झूठ था क्योंकि उसकी सारी स्किल्स ट्रिपल एस रैंक है और उसके जितना माना पूल उसने किसी का भी नहीं देखा था। और वो लकी है कि उसका एप्टीट्यूड टेस्ट मिमिको ने किया था, अगर किसी और ने किया होता तो पूरी दुनिया में भगदड़ मच जाती। वहीं इस चीज को पीछे से शेल सुन लेती है और वो दोनों कहने लगते हैं कि अगर इसके बारे में किसी को भी पता लगा तो उन्हें उसके जान से मारना होगा, जो सुन के शेल चिल्लाती है कि उसने कुछ भी नहीं सुना था। इसके बाद वो सभी उस टाउन में जाने लगते हैं जहाँ उनकी एटलियर वर्कशॉप सेटअप होगी, लेकिन अभी तक शिया ने उन्हें एटलियर मास्टर के बारे में कुछ नहीं बताया था। तो कांस पूछता है कि वो है कौन, लेकिन शिया बस कहती है कि वो बहुत ऑनरेबल है। ये देखकर सीना को उसके ऊपर शक होने लगता है। इन्होंने हमें इसलिए हायर किया ताकि हमें चुप करा सके, अगर कुछ भी होता है तो अपने भाई को इस बार मैं बचाऊंगी। इसके बाद वो टाउन के पास पहुंच जाते हैं जहां दीवारों को देखकर कर्ट दुखी हो जाता है क्योंकि ये वही जगह है जहां पर उसने पहले काम किया था, लेकिन उसके जाने के बाद उसे जरा भी प्रोग्रेस नहीं दिख रही है। इसके बाद शिया उन सबको वहां लेकर जाती है जहां उनका नया बेस बनेगा और जब तक ये तैयार होता है वो होटल में रुकेंगे और इसका काम वो कर्ट को देती है। कर्ट कहता है कि वो लकड़ी का घर तो बना सकता है पर एक एटलियर बनाने में उसे कम से कम 3 दिन लग जाएंगे और कर्ट उसे मटेरियल्स की लिस्ट दे देता है जिनकी उसे जरूरत पड़ेगी और वो बाकियों को लेकर होटल में पहुंच जाती है। सीना को लगता है कि शिया उन दोनों को केव में जो हुआ वो बताने वाली है और कहती है कि केव के अंदर कर्ट ने अकेले ही बहुत सारे आयरन ड्रैगन गोलम्स को हरा दिया था और वो उससे पूछती है कि कर्ट आखिर है कौन। शिया उसे बताती है कि वो पहले रॉयल फैमिली के अंडर काम किया करती थी और लिज अपनी तलवार दिखाकर बताती है कि वो 3rd प्रिंसेस है, लेकिन वो अभी अपनी आइडेंटिटी छुपा रही है। जिसके बाद वो उन्हें बताती है कि कर्ट का कॉम्बैट में रैंक जी है, लेकिन बाकी सभी चीजों में वो ट्रिपल एस रैंक है और वो भी नहीं जानते कि वो आया कहाँ से है। कर्ट अपनी एबिलिटीज के बारे में नहीं जानता और हमने इसके बारे में उसे बताया भी नहीं है और यहाँ का एटलियर मास्टर वही बनने वाला है, पर ये भी एक सीक्रेट है। सीना को ये सब बहुत गलत लगता है, वो उससे छुप कर इतनी सारी चीजें नहीं कर सकते, पर शिया कहती है कि अगर वो उसे बता भी देते तब भी वो उनकी बात पर यकीन नहीं करता और अगर लोगों को उसके टैलेंट के बारे में पता लग गया तो कोई भी उसका गलत फायदा उठा सकता है। इसके बाद वो लीजा के कर्स और कैसे वो एटलियर बनाकर उसके कल्प्रिट को पकड़ना चाहते हैं ये सारा प्लान उन्हें समझा देते हैं। शिया कहती है कि कर्ट बहुत अच्छा है और वो उसे प्रोटेक्ट करना चाहती है और लीजा ऐसा करने के लिए उन एडवेंचरर्स की मदद मांगती है, जिनके लिए वो दोनों लड़के तैयार हो जाते हैं क्योंकि लड़कों को दोस्त बनने में सिर्फ 2 मिनट लगते हैं। पर सीना कहती है कि वो तो उसे ज्यादा जानते भी नहीं, तो शिया उसे बताती है कि वो खुद भी कर्ट को सिर्फ 6 दिन से जानती है। सीना कहती है कि उसे इसके बारे में सोचने के लिए समय चाहिए और वो बाहर जाती है जहाँ वो एटलियर की प्रोग्रेस को देखकर हैरान हो जाती है, लेकिन कर्ट को इसमें कोई बड़ी बात नहीं लगती क्योंकि वो बी रैंक का जो है। सीना कहती है कि वो सच में कमाल का है, सच में ऐसा है क्या? मेरे होम टाउन में तो ये सब बहुत नॉर्मल है, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसी चीजें कॉमन कैसे हो सकती हैं? आगे वो उससे पूछती है कि क्या वो गुस्सा नहीं है, उससे ये सब काम करवाया जा रहा है। गुस्सा? बिल्कुल भी नहीं, मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा। वैसे भी जिस पार्टी में मैं था मुझे यूजलेस बोलकर वहां से निकाल दिया। यहाँ मैं बहुत खुश हूँ, मैं लोगों के काम आ पा रहा हूँ। ये सुन के सीना याद करती है शिया ने उसे बताया था कि कर्ट बहुत ज्यादा प्योर और इनोसेंट है और अब उसे समझ में आता है कि बाकी सभी लोग कर्ट को बचाना क्यों चाहते हैं और कहती है कि वो सभी लोग दोस्त हैं। दूसरी तरफ डांजो बैंडाना से मिलने जाता है जो कि उसके पार्टी मेंबर बेबी नोके के बारे में उसे बता रही थी। उसे 1000 फेसेस के नाम से भी जाना जाता है जो कि वेलन से मिशन लेकर एडवेंचरिंग पार्टी को ज्वाइन करके उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है और इस बार उसे साकुरा को डिस्ट्रॉय करने का मिशन मिला था। इस इन्फॉर्मेशन के बदले पैसे देकर डांजो वहां से चला जाता है। इसके बाद हम बेबी नोको को देखते हैं जो कि मस्त दारू शारू पी रहा था और जैसे ही वो डांजो को देखता है डर के मारे भागने लगता है, पर बैंडाना उसे गिरा देती है और डांजो उसे धमकी देता है कि वो उसके दोस्तों के करीब भी ना दिखे और वो वहां से चला जाता है। वहीं बैंडाना चाहती थी कि डांजो उसे खत्म कर दे तो वो खुद उसे मारने जाती है, लेकिन तभी वहां 2 बंदे आकर उसे वहां से ले जाने लगते हैं। उन्हें देखकर बैंडाना पहचान जाती है, वो फैंटम में से थे जो कि एक इंटेलिजेंस यूनिट है जो कि मिमिको के अंडर आती है। तभी एक कौवा आकर उसे एक लेटर देता है जिसमें उसके मास्टर ने कहा था कि वो इस चीज में ज्यादा इंटरफेयर ना करे क्योंकि ये मार्ला के जुरिस्डिक्शन में आता है। इसके बाद हम मार्ला को देखते हैं जिसे किसी ने मैजिक सर्कल के अंदर कैप्चर करा हुआ है। अगले दिन जब कांस और डांजो उठते हैं वो कर्ट के बनाए हुए वर्कशॉप को देखते हैं जो कि वर्कशॉप कम और एक महल ज्यादा लग रहा था और यहाँ तक कि उसने ट्रीज और घास फूस भी रोपे थे और मुझे नहीं पता कि वो इतने ज्यादा बड़े कैसे हुए एक दिन के अंदर। और जहाँ सभी लोग हैरान हो रखे थे, लीजा यहाँ पर शादी करके कर्ट के साथ रहने के सपने देख रही थी। इसके बाद कर्ट आकर उन्हें अंदर इनवाइट करता है और पूरे वर्कशॉप का टूर देने लगता है। सबसे पहले थी मेन एंट्रेंस, 2 बेसमेंट फ्लोर और वाटर क्रिएशन सिस्टम जहाँ पे पूरे मैंशन का पानी बनता है और इतनी सारी चीजें सुनकर बेचारों का दिमाग घूमने लगता है। इसके बाद वो उन सभी
सभी को उनके रूम दिखाता है, जो देखकर सभी लोग खुश थे। और आखिर में एटलियर मास्टर का रूम, और वो शिया से पूछता है कि एटलियर मास्टर आने कब वाले हैं। शिया कहती है कि उन्हें आने में थोड़ा समय लगेगा और पूछती है कि उसका रूम कहाँ है। मैं यहाँ के कामों का इंचार्ज हूँ ना, तो मैं किचन के बगल वाले वो ब्रेक एरिया में रह जाऊंगा। लेकिन ये सुनकर वो सभी लोग उस पर चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि वो वहाँ नहीं रह सकता। जिसके बाद 2 घंटों तक वो एटलियर मास्टर के रूम में उसे रहने के लिए मनाते रहते हैं और इतनी जद्दोजहद के बाद वो आखिरकार मान ही जाता है। आगे शिया उससे पूछती है कि क्या वो मैंशन के चारों तरफ एक कर्स से प्रोटेक्ट करने वाला बैरियर बना सकता है। कर्ट कहता है कि ऐसा करना मुश्किल होगा, जो सुन के शिया को लगता है कि वो बैरियर्स को नहीं बना सकता। तो वो रात को मिमिको को दिए हुए टैलिस्मैन से रात को बैरियर बनाने लगती है। लेकिन जब वो उसे लीसा के रूम के बाहर लगा रही थी, तभी वो बाहर आकर उसे अपने रूम के अंदर खींचने लगती है ताकि वो साथ में मिलकर रिसर्च कर सके, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो कर्ट है। वो उसे बताती है कि वो शिया है और पूछती है कि उसने ये सब सीखा कहाँ से, और वो उससे कहती है कि कर्ट बहुत इनोसेंट और प्योर है, तो वो उस बेचारे को ना बिगाड़े। आगे कर्ट खाना बना रहा था और शिया देखती है कि लीजा ने फिर से भड़काऊ से कपड़े पहने हुए थे। खुशबू सूंघकर बाकी सब लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं और कर्ट उन्हें बताने लगता है कि उसने क्या क्या बनाया था। जो सारी चीजें सुनकर शिया कर्ट को अपनी बीवी बनाने के बारे में सोचने लगती है। सभी को कर्ट का खाना बड़ा पसंद आता है, पर वहाँ पर कर्ट मौजूद नहीं था और शिया के पूछने पर लिज उसे बताती है कि वो सफाई करने गया है, जो देखकर वो उसे रोकने जाने लगती है। उसे डर था कि कहीं वो टैलिस्मैन को साफ न कर दे। हालांकि मिमिको ने उससे कहा था कि एक बार टैलिस्मैन लग गए तो उन्हें हटाया नहीं जा सकता, पर जब तक वो वहाँ पहुँचती है कर्ट ने सब कुछ साफ कर दिया था और अब शिया के पास और टैलिस्मैन नहीं थे, तो उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। मिमिको को यहाँ पहुँचने में भी कुछ दिन लगने वाले हैं। दूसरी तरफ मार्ला चर्च के बिशप से मिलने जाती है, जो कि उसके पार्टी के मेंबर्स और उसकी करतूतों के लिए उसे चर्च से निकाल रहा था। पर मार्ला कहती है कि उसके लीडर की हरकतों के लिए वो जिम्मेदार नहीं है। उसने बस रेस्टोरेंट में एक बार लाइटनिंग मैजिक यूज किया था, वो भी पनिशमेंट थी क्योंकि उनका खाना बहुत घटिया था। चुप हो जाओ, तुम्हारी वजह से हमारी चर्च की रेपुटेशन खराब हो रही है, पर हम जानते हैं कि तुम टैलेंटेड हो, इसलिए अगर तुम हमारे लिए एक काम करती हो तो हम तुम्हारी गलतियों को माफ कर सकते हैं और तुम्हें प्रीस्ट भी बना देंगे। ये वाइन पोलन एम्पायर के दुश्मन गुरुमाक एम्पायर से आई है, पर इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। और वो उसे वाइन को ट्राई करने को देता है। मैं चाहता हूँ कि तुम हमारी मदद करो थर्ड प्रिंसेस लिज़लॉट को मारने में। और हाँ, मैं बताना भूल गया, उस वाइन को कर्स से पॉइजन किया गया था। तुम्हारी बॉडी पानी के अलावा कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करेगी और 1 महीने में तुम्हारी मौत हो जाएगी। अगर तुम अपने काम को खत्म कर देती हो तो तुम्हारी तकलीफों को दूर कर दिया जाएगा। इसके बाद वो उसी मैजिक सर्कल में पड़ी हुई थी और उसके सामने एक डीमन आता है। वहीं मिमिको अब वहाँ पर पहुँच गई है और ओफेलिया ने चारों तरफ अपने इन्फॉर्मेंट्स पहुँचा दिए हैं, तो कोई भी अगर उनके बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने की कोशिश करता है या फिर उन पर हमला करने की कोशिश करता है तो उन्हें पता लग जाएगा। इसके बाद जब उनके बीच में कर्स की बातें छिड़ती हैं, कर्ट उन्हें बताता है कि वो अंदर बैरियर इसलिए नहीं बना पा रहा था क्योंकि ये बेंशन ही पूरा एक बैरियर की तरह काम करता है। मैं कर्स को रिफ्लेक्ट करता तो मुझे बुरा लगता, तो इसलिए मैंने ऐसा किया है कि जो भी कर्स करेगा वो चमकने लगेगा। वहीं जो लोग उसके ऊपर कर्स करने की कोशिश कर रहे थे, कंफ्यूजन के मारे उनका बुरा हाल हो रखा था। शिया मिमिको और ओफेलिया को बताने जाती है कि उन्हें चमकते हुए आदमियों को ढूंढना है। दूसरी तरफ सिटी की दीवारों की तरफ मार्ग्रेव और उसका बेटा चिंता में थे क्योंकि कुछ मॉन्स्टर्स का झुंड उनकी सिटी की तरफ ही आ रहा है। पर अब वॉल्स भी पूरी तरह से रिपेयर हो चुकी हैं और आर्मी भी लड़ाई करने के लिए रेडी है, तो उन्हें रोकने में उन्हें ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। दूसरी तरफ इन तीनों को चमकता हुआ बंदा मिल जाता है, पर उससे शायद उसके साथी ने मार दिया है और वो तीनों ये देखकर हैरान थी कि कर्ट ने ऐसा बैरियर इतनी जल्दी बना दिया जो कि आदमी के मरने के बाद भी काम करता है। और ओफेलिया को लगता है कि उन्हें उसे सारी चीजें बता देनी चाहिए, फिर शायद उन्हें असासिन को ढूंढने में कुछ घंटे ही लगेंगे। तभी उन्हें अलार्म बेल सुनाई देने लगते हैं क्योंकि मॉन्स्टर्स ने सिटी के ऊपर हमला कर दिया है। मार्ग्रेव के सोल्जर्स उन मॉन्स्टर्स के थ्रू लाइट स्पेल कास्ट करते हैं ताकि वो उन्हें देख सके। मार्ग्रेव देखता है कि वो मॉन्स्टर्स की तादाद बहुत ज्यादा है और वो इतने मॉन्स्टर से नहीं लड़ सकते थे, तो वो अपने सोल्जर से कहता है कि वो इसी दीवार पर रहें और बाकियों को ऑर्डर देता है कि वो सिटी को इवैक्यूएट करें। मार्ग्रेव भी अपने सोल्जर्स के साथ लोगों को बचाने के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार था, लेकिन जैसे ही वो मॉन्स्टर्स दीवार को छूते हैं वो अपने आप ही खत्म होने लगते हैं। ये सब देखकर मार्ग्रेव को याद आता है कि वॉल का ये वाला एरिया कर्ट ने रिपेयर किया था, तो यानी जरूर उसने कुछ किया होगा। वहीं सारी स्केलेटन्स की आर्मी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। बिशप ने इस हाई डीमन के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया था ताकि वो प्रिंसेस को मार सके और वो मार्ला की मैजिक पावर्स का यूज कर रहा है उन मॉन्स्टर्स को समन करने के लिए, और वो तब तक ऐसा करता रहेगा जब तक कि उसकी लाइफ फोर्स और माना खत्म नहीं हो जाते। इसके बाद शिया इस अटैक के बारे में कर्ट को बताती है और उसे सिटी की चिंता होने लगती है। शिया बताती है कि सिटी चारों तरफ से मॉन्स्टर से घिर चुकी है और वो अभी तक सेफ सिर्फ इसलिए है क्योंकि काफी सारे स्केलेटन मॉन्स्टर्स दीवार से टकराकर प्योरीफाई हो गए थे। रिपेयर करते वक्त मैंने वॉल्स को एन्चांट कर दिया था। ये सारी चीजें तो मेरी सिटी में बहुत नॉर्मल है, यहाँ के लोग एन्चांट नहीं करते क्या? वहीं कर्ट ने 4 में से सिर्फ 2 दीवारों पर ही काम किया था, तो अगर बाकी की 2 दीवारें टूटती है तो सिटी खत्म ही समझो। शिया वहां से चली जाती है और वो उन मैजिक क्रिस्टल्स को लेने गई थी जो कि कर्ट ने बनाए थे, जिसके बाद वो मार्ग्रेव के पास जाती है और उन्हें बताती है कि जिस सोर्स से ये स्केलेटन्स आ रहे हैं वो वहीं पर जाकर उन्हें खत्म करना चाहती है, पर ऐसा करने के लिए
एल्ड्रेड और उसके आदमियों को स्केलेटन्स को यहाँ से दूर लेकर जाना होगा ताकि वो रून्स तक पहुंच सके। एल्ड्रेड को नहीं लगता कि वो अकेले ऐसा कर पाएगी, तो शिया उसे एक मैजिक क्रिस्टल दिखाती है और बताती है कि इसमें इतनी ताकत है कि वो एक पूरी बिल्डिंग को मिट्टी में मिला सकता है, तो इससे रून्स को तबाह करना भी आसान ही होगा। एल्ड्रेड उसके प्लान के लिए मान जाता है, लेकिन एक शर्त पर कि वो भी उसके साथ जाएगा। वहीं दूसरी तरफ कर्ट एक वेपन बनाने में लगा हुआ है जिससे उसके दोस्त सभी मॉन्स्टर्स को खत्म कर पाएंगे। उसके गांव में लोग ऐसे वेपन्स बड़ी ही आसानी से बना लिया करते थे, लेकिन उसे अपने स्किल्स पर जरा भी भरोसा नहीं है। दूसरी तरफ शिया और एल्ड्रेड सिटी से बाहर जा रहे थे, पर गेट के बाहर मॉन्स्टर्स का झुंड खड़ा हो रखा था। तो शिया एक क्रिस्टल को यूज करती है जिससे इतनी ज्यादा तेज रोशनी होती है कि वहां मौजूद सारे मॉन्स्टर्स खत्म हो जाते हैं और अब सारे सोल्जर्स स्केलेटन मॉन्स्टर्स का ध्यान भटकाने जाते हैं और शिया और एल्ड्रेड रून्स की तरफ जा रहे थे। दूसरी तरफ कर्ट का वेपन लगभग तैयार हो गया है, लेकिन उससे लगता है कि उसका ब्लैक स्मिथिंग रैंक तो सिर्फ बी है, तो उसका बनाया हुआ वेपन किसी मॉन्स्टर से लड़ने लायक होगा ही नहीं। तभी वहां पर लिज आ जाती है जिससे उसका वेपन बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा था, तो कर्ट उसे गिफ्ट कर देता है जिसे पाकर वो बहुत खुश थी। लेकिन कर्ट ने पहले भी नोटिस किया था कि उसकी स्माइल में कुछ कमी है। क्या तुम्हें कोई टारगेट कर रहा है? लिज उससे माफी मांगती है क्योंकि उसकी वजह से कर्ट और बाकी सभी को अपनी जिंदगी भी दांव पर लगानी पड़ रही है। शिया भी उसी के लिए अपनी जान को खतरे में डालने गई है, लेकिन कर्ट को नहीं पता था कि वो एक प्रिंसेस है और वो याद करता है कि एक बार उन रूम्स में गोलनोवा ग्राफिटी बना रहा था और उसे लगता है कि शिया रूम्स में इसलिए गई है ताकि वो उस ग्राफिटी बनाने वाले आर्टिस्ट को रोक सके जो कि लीसा का पीछा कर रहा है। उसका अंदाजा भले ही बिल्कुल गलत हो, लेकिन वो फिर भी शिया की मदद करना चाहता था। और लिज भी कहती है कि वो भी अपने लिए खुद लड़ना चाहती है, तो क्यों ना उन मॉन्स्टर से हम भी लड़ने चलें। लिज इसके लिए तैयार हो जाती है, लेकिन वो पूछती है कि वो दीवारों से बाहर कैसे जाएंगे क्योंकि वो तो मॉन्स्टर से घिरी हुई है। तुम इसकी फिक्र मत करो, ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का मेरे पास एक्सपीरियंस है। दूसरी तरफ शिया को लगने लगता है कि कर्ट फिर से कुछ उल्टा सीधा करने वाला है। वहीं लीसा जब तैयार हो रही थी उसे याद आता है कि उसने तलवार को अभी भी टेस्ट नहीं किया था, लेकिन जब वो उसे टेस्ट करती है उससे कुछ भी नहीं होता। इसके बाद कर्ट तैयार होकर वहां पहुंच जाता है और उसे देखकर उसे लगता है कि उस तलवार ने उसके ऊपर कुछ तो किया है। दूसरी तरफ शिया और एल्ड्रेड अभी भी रून्स की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। सोल्जर्स ने काफी सारे मॉन्स्टर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया है, लेकिन फिर भी इनकी तादाद कम ही नहीं हो रही और अब उसके क्रिस्टल्स भी कम पड़ने लगे हैं। तभी एल्ड्रेड को एक मॉन्स्टर स्टैब कर देता है और जब शिया उसकी मदद करने जाती है वो मॉन्स्टर से घिर जाती है। तभी वहां पर कैंस और डांजो आ जाते हैं। उन्हें जब पता चला कि शिया यहाँ पर आई है तो वो अपने मिशन को खत्म करते ही यहाँ पहुंच गए, जिसके बाद उन्हें वो जगह मिल जाती है जिसके अंदर से मॉन्स्टर्स बाहर आ रहे हैं। तो शिया एक क्रिस्टल का यूज करके वहां के सभी मॉन्स्टर्स को खत्म कर देती है और एल्ड्रेड को एक हीलिंग पोशन देती है जो कि कर्ट ने बनाया था, जिसके बाद वो एंट्रेंस की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन तभी वहां से काफी सारे मॉन्स्टर्स बाहर आने लगते हैं, तो कांजा और डांजो कहते हैं कि वो उन्हें संभाल लेंगे, तो शिया और एल्ड्रेड अंदर जा सकते हैं। दूसरी तरफ वो डीमन अभी भी मार्ला का माना खींचे जा रहा है, पर जितना उसने सोचा था ह्यूमंस उससे काफी बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, खासकर शिया और एल्ड्रेड जो कि रून के अंदर भी पहुंच गए हैं। भागते भागते वो दोनों उस जगह पर पहुंचते हैं जहां से वो मॉन्स्टर्स समन हो रहे थे। तो शिया वहां पर एक कर्ट का क्रिस्टल फेंक देती है जिससे सारे मॉन्स्टर्स भी गायब हो जाते हैं और वो मैजिक सर्कल भी। उन्हें लगता है कि उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, लेकिन तभी वहां पर वो डीमन आ जाता है और शिया आगे बढ़कर उसके ऊपर क्रिस्टल से अटैक कर देती है, लेकिन जब रोशनी हटती है उस डीमन को कुछ भी नहीं हुआ था। ये तो सच में काफी कमाल का था। अगर मेरे पास इन्फिनाइट लाइफ्स नहीं होती तो मैं भी खत्म हो गया होता। इसके बाद अटैक करने की एल्ड्रेड की बारी थी, लेकिन वो उसके अटैक को डॉज तक नहीं करता और बड़ी ही जल्दी हील भी हो जाता है। इसके बाद वो डीमन उन्हें उनके साथियों को दिखाता है। तुम्हारे साथी जल्दी हार जाएंगे और वो प्रिंसेस भी मारी जाएगी। जो 3 चपड़गन जो तुम्हारी मदद करने आए हैं वो भी नहीं बचने वाले। जिसके बाद वो और भी ज्यादा डीमंस को समन करने लगता है। तभी शिया और एल्ड्रेड उसके सर और दिल पर अटैक करते हैं, लेकिन वो डीमन इससे भी खुद को हील कर लेता है। दूसरी तरफ हम मार्ला को देखते हैं जिसे अब भूख लगने लगी थी और वो सोचने लगती है कि काश उसे कर्ट का बनाया हुआ खाना मिल जाता। तभी उसे कर्ट की आवाज आने लगती है। पहले तो उसे लगता है कि ये सब उसका वहम होगा, लेकिन तभी नीचे से वहाँ कर्ट आता है और उसे लगता है कि उसे प्रिंसेस को मारने के प्लान के बारे में पता लग गया होगा और उसे ये भी पता होगा कि वो भी उसमें शामिल है, इसलिए वो प्रिंसेस को यहाँ लेकर आया है ताकि वो उसके मन को बदल सके। कर्ट लीजा को बताता है कि वो उसे पहले से ही जानता है और इसके उसके ऊपर बहुत ज्यादा एहसान है। मार्ला बताती है कि उसे पोलन चर्च से निकाल दिया गया है, क्या इसलिए आप लीजा के पीछे पड़े हो? मार्ला कहती है कि वो तो सब जानता है और उसे इस काम पर चर्च के बिशप ट्रिस्टन ने लगाया है, तो क्या आप इसलिए अपना गुस्सा निकालने के लिए यहाँ वहाँ ग्राफिटी बना रहे थे? मार्ला को समझ नहीं आता कि वो क्या कह रहा है, यहाँ तक कि लीजा भी कंफ्यूज हो रखी थी, लेकिन वो उसके लिए गुस्सा कर रहा था। तो लीजा को ये देखकर बहुत अच्छा लगता है। क्या आपने शिया को देखा है? मार्ला को नहीं पता था कि ये शिया है कौन, लेकिन उसने 2 एडवेंचरर्स को ऊपर जरूर देखा था। ये बताने के लिए वो उसका शुक्रिया अदा करता है और वहां से जाने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि वो मैजिक सर्कल बस कोई ड्राइंग है। पर लीजा उसे समझाती है कि वो यहाँ रहकर इस सर्कल को साफ करे और वो खुद शिया की मदद करने जाएगी। ये सब देखकर मार्ला को लग रहा था कि ये लड़का कितना गधा है, लेकिन वो एक ही झटके में सर्कल को साफ भी कर रहा था, जो देखकर वो हैरान हो जाती है। दूसरी तरफ फाइट के दौरान वो डीमन लॉर्ड उनके अटैक को डॉज करता है, जो देखकर शिया को लगता
लगता है कि वो अब हील नहीं हो सकता और वो उसके ऊपर क्रिस्टल से अटैक करने वाली थी, लेकिन वो उसके क्रिस्टल को नीचे गिरा देता है। तभी वहां पर लीजा आ जाती है और उसे देखते ही डीमन उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो मरकर नीचे गिर जाती है। ये सब देखकर वो डीमन हंसने लगता है और कहता है कि अगर वो टाउन में रहती तो ज्यादा सेफ रहती। लेकिन तभी वहां पर फिर से लीजा आती है और वो डीमन देखता है कि जिसे उसने मारा था वो असल में एक इल्यूजन था। ये कैसे हो सकता है? उसकी प्रेजेंस, स्मेल, सब कुछ सेम था। लीजा कहती है कि वो सब कुछ इस स्वॉर्ड ऑफ कंफ्यूजन का कमाल था जिसे कि एटलियर मास्टर ने बनाया है। वो डीमन फिर से उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन इस बार भी वो एक इल्यूजन ही था। जिसके बाद लीजा अपनी तलवार से उस क्रिस्टल को तोड़ देती है और फिर से वहां पर रोशनी होने लगती है, जिसकी वजह से वो डीमन जोर से चिल्लाता है, जो कि कर्ट तक भी पहुंच जाती है। डीमन लॉर्ड के मरने के बाद जितने भी उसने डीमन समन किए थे वो गायब होने लगते हैं। दूसरी तरफ कर्ट ने मैजिक सर्कल को साफ कर दिया था और वो मार्ला को कुछ खाने देता है। उसे लगता है कि ये भी वो खाएगी तो उल्टे ही कर देगी, लेकिन वो इस बात से खुश थी कि वो फिर से कर्ट के हाथ का खाना खाने वाली है। लेकिन वो देखती है कि उसको खाने के बाद उसका कर्स भी हट जाता है और इसके बाद वो रियलाइज करती है कि उनकी पार्टी अब तक इतनी आगे इसलिए बढ़ी थी क्योंकि कर्ट उनके साथ था, वही उन्हें प्रोटेक्ट कर रहा था। जिसके बाद वो रोते हुए कर्ट से माफी मांगने लगती है। इसके बाद वहां पर शिया और लीजा आ जाते हैं, लेकिन तभी जमीन के अंदर से दो फैंटम्स बाहर आते हैं और शिया उससे कहती है कि ये लोग ग्राफिटी बनाने वाले को पकड़ने आए हैं। मार्ला कर्ट से उसकी मदद मांगने लगती है तो कर्ट कहता है कि वो जेल में उससे मिलने जरूर आएगा और उसका फेवरेट खाना लेकर आएगा। इसके बाद वो एटलियर में उसे वापस लेके जाने लगते हैं और कर्ट सोचता है कि उसके पास दोस्त हैं और रहने के लिए घर भी, और वो बहुत खुश है। इसके बाद पार्टी चल रही थी जहाँ सभी लोग कर्ट का बनाया हुआ खाना खा रहे थे। वहीं लीसा उसे एल्ड्रेड से मिलाती है और बताती है कि वो इस सिटी का आर्मी जनरल है। एल्ड्रेड उसे बताता है कि वो कभी कभी ठेकेदारी भी कर लेता है। तभी वहाँ पर फायरवर्क्स चलने लगते हैं और कर्ट बताता है कि ये उसने बनाए थे। तभी वो दोनों देखते हैं कि उनकी सारी इंजरीज हील हो गई थी। ये तो नॉर्मल है ना, खाने के बाद तो चोट ठीक ही हो जाती है, इसमें नॉर्मल कुछ भी नहीं है, इतनी जल्दी कोई चोट ठीक नहीं होती। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जिसे बांधकर टांग दिया गया था और उसके पास एक थुलथुला सा आदमी आता है। इसके बाद हम कर्ट का बचपन देखते हैं जब वो भागता हुआ एक लड़की के पास जाता है जो कि ट्रैवलिंग मर्चेंट की बेटी थी। वो कभी उसकी सींगों की तारीफ करता है और कभी पूछता है कि वो क्या कर रही है, लेकिन वो उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती, जिसकी वजह से वो बेचारा दुखी हो जाता है। तो वो लड़की बताती है कि उसके फादर ने हेस्ट विलेज में किसी से भी बात करने से मना किया है क्योंकि यहाँ के लोग बहुत अजीब होते हैं। और मैं तुमसे नहीं खुद से बात कर रही हूँ। मेरा नाम कर्ट है, तुम्हारा क्या है? मैं भी खुद से बात कर रहा हूँ। मेरा नाम हिल्डेगार्ड है और मैं अभी भी खुद से ही बात कर रही हूँ। जिसके बाद वो दोनों ही हंसने लगते हैं। इसके बाद वो जंगल में घूम रहे थे जहाँ हिल्डे कुछ बेरीज को खा लेती है, लेकिन वो जहरीले थे। ये देखकर कर्ट आसपास से जड़ी बूटियों को इकट्ठा करता है और उन्हें पीसकर अपने मुंह से उसके मुंह के अंदर डालने ही वाला था, लेकिन तभी शिया उसे जगा देती है। वहीं वो सब लोग किसी और विलेज में जा रहे हैं जहाँ की उन्हें बुलाया गया है। वहाँ पहुँचने पर एक बूढ़ा उसे बताता है कि यहाँ पर पानी खत्म हो गया है, उनके पास वाले विलेज में ही पानी का रिजर्वोयर है, लेकिन वो मांगने पर भी उन्हें नहीं दे रहे, इसलिए विलेज वालों ने उन्हें बुलाया है। शिया डांजो से बाकी लोगों के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि वो पहाड़ के ऊपर है जहाँ वो बर्ड्स को देख रहे हैं। इसके बाद शिया दूसरे विलेज में जाती है, लेकिन वहाँ उसे पता लगता है कि उनके पास भी पानी खत्म होने वाला है। तभी वहाँ भागे भागे कुछ लोग आते हैं और वो पहाड़ के ऊपर कुछ दिखाना चाहते थे। जब शिया वहाँ पहुँचती है वो वहाँ पर एक बहुत बड़ी झील देखती है जो कि पहले वहाँ मौजूद नहीं थी। तभी वहाँ कर्ट आता है और बताता है कि बर्ड्स प्यासी थी तो उसने यहाँ पर जमीन खोद कर पानी निकाल दिया। तभी वहाँ पर विलेजर्स आते हैं और शिया का शुक्रिया अदा करने लगते हैं। वहीं इस गधे को लग रहा था कि शिया ने इतनी जल्दी विलेजर्स की प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी। इसके बाद वो वहाँ से वापस जाने लगते हैं और विलेजर्स ने पेमेंट के तौर पर उन्हें कुछ एग्स दिए हैं। वहीं लीजा टाइकॉन के लॉर्ड से मिलने गई है उस मॉन्स्टर वाले इंसिडेंट की रिपोर्ट देने। वहीं मार्ग्रेव टाइकॉन की अथॉरिटी एक ड्यूक के बराबर है। उनके संबंध रॉयल फैमिली और गुरु मार्क दोनों से ही है और इसलिए वो अपनी पावर्स बढ़ाने के लिए लीजा को अपनी साइड करना चाहते हैं। मैंने सुना है कि आपने ऐसे क्रिस्टल यूज किए जो कि 500 मीटर्स में सारे मॉन्स्टर को खत्म कर देते हैं। अच्छा, तो ये एटलियर मास्टर की इन्फॉर्मेशन निकालना चाहता है। वो सारी बातें सिर्फ अफवाह है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। जिस टाउन में आप रह रही हैं उसका कोई नाम नहीं है, यूजुअली नाम वाइस रॉय रखता है, पर अभी वहाँ का कोई वाइस रॉय नहीं है। तो मैं सोच रहा था क्यों ना एटलियर मास्टर को ही मैं वहाँ का वाइस रॉय बना दूं। मैं डिसीजन बिना एटलियर मास्टर से पूछे नहीं ले सकती। पर आप तो उसके बिहाफ पर आई है ना, इतनी अथॉरिटी तो आपके पास होनी ही चाहिए। मुझे पता था ऐसा कुछ होने वाला है, मुझे जनरल से पहले ही बात कर लेनी चाहिए थी। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर एटलियर मास्टर यहाँ के वॉइस रॉय बनते हैं हमारे नाइट्स को बहुत ज्यादा खुशी होगी। लीजा उसे चुप कर आकर कुछ कहने की कोशिश करने लगती है, पर तभी मार्ग्रेव बोलने लगता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस एटलियर मास्टर में कुछ कमी है? ये तो आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। इस पूरी दुनिया में उससे टैलेंटेड कोई और नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसा है तो तय हुआ, वाइस रॉय वही बनेगा। और अब लीजा फंस चुकी थी क्योंकि अगर वो वाइस रॉय बनता है तो उसे पब्लिक में आना होगा। दूसरी तरफ मिमिको का काम बढ़ता ही जा रहा है, उसे एक के बाद एक रिपोर्ट्स मिलती ही जा रही हैं। वहीं उन्हें ये भी पता लग चुका है कि ट्रिस्टन को उसी के चर्च में मार दिया गया है, वहां पर किसी और को भी सैक्रिफाइस किया गया था डीमन लॉर्ड को समन करने के लिए। और ऑफिलिया को लगता है कि इन सब के पीछे पॉलन चर्च का हाथ है। वहीं मिमिको ने मार्लेफिस
को नहीं मारा था क्योंकि कर्ट उससे मिलना चाहता था और उन्हें ये भी पता लग गया है कि टाइकॉन फ्रंटियर टाउन का वाइसरॉय कर्ट को बनाना चाहता है। दूसरी तरफ उस सेक के अंदर से एक लड़की बाहर आती है जो देख के सभी कहने लगते हैं कि कर्ट की बेटी पैदा हुई है। वो देखने में 3 साल की लग रही थी और कर्ट बताता है कि जब ये पैदा हुई थी तब से ये ऐसे ही दिख रही है और वो लड़की उसे पापा कह के बुलाती है। शिया उसे समझाती है कि ह्यूमंस के बच्चे अंडों में से पैदा नहीं होते, ये किसी तरह की मॉन्स्टर है जिसने अपना भेस उसे ठगने के लिए ऐसा बना लिया है और वो उस लड़की को मारने के लिए जाने लगती है। पर तभी कर्ट उसे रोक देता है और कहता है कि वो उसका ध्यान रखेगा और सारी जिम्मेदारी उठाएगा। उसी वक्त वो लड़की शिया को मॉम कह के बुलाती है जो सुन के वो अपने ही ख्यालों में खो जाती है। ये सुन के गुस्से में लीजा उसके पीछे आती है और उसे कहती है कि वो कर्ट और उसकी बेटी नहीं है और उसे छीन लेती है। लीजा की गोदी में आते ही वो उसे भी मम्मी मम्मी बुलाने लगती है जो सुन के वो इतनी ज्यादा खुश थी कि वो उसे नीचे गिरा देती है। पर ऐन वक्त पर सीना उसे कैच कर लेती है और उसे देखकर वो उसे दीदी बुला रही थी। जिसके बाद सभी लोग शिया को समझाते हैं कि वो लोग मिलकर उसका ध्यान रख सकते हैं, उस बच्ची को मारने की जरूरत नहीं है। और जब शिया उस बच्ची के प्यारे से चेहरे को देखती है वो भी मान जाती है। इसके बाद उन सब की मीटिंग बैठती है उस बच्चे का नामकरण करने के लिए। लीजा कहती है कि ये कर्ट और उसका बच्चा है तो उन दोनों के नाम को मिलाकर कुछ रखना चाहिए, लेकिन तभी शिया बीच में टपक जाती है और कर्ट और अपने नाम को मिलाकर नाम को सजेस्ट करने लगती है, जिसकी वजह से वो दोनों ही आपस में भिड़ने लगती हैं। शोर शराबे की वजह से बच्चे की नींद खुल जाती है। मम्मा क्या आप दोनों लड़ रहे हो? ये सुन के वो दोनों कहती हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो बस बात कर रहे थे। कर्ट देखता है कि उसकी वजह से यहाँ पर कोई भी नहीं लड़ रहा था तो वो उसका नाम अकूरी रखने का डिसाइड करता है, जिसका मतलब ऐसी लाइन है जो उन तीनों को जोड़ती है। आगे रात को वो सब सो रहे थे तभी वहाँ पर एक फैंटम का मेंबर आता है जिससे शिया अकूरी के बाल और सलाइवा सैंपल देती है ताकि मिमी को पता कर पाए कि ये लड़की है क्या। अगले दिन कर्ट ने अकूरी के लिए घर बना दिया था। इसमें कोई भी खिड़की नहीं है और चारों तरफ मित्र लगा है। ये एक तरह से उस लड़की के लिए केज है और इसे बाहर से खोला नहीं जा सकता। इसे शिया ने कर्ट से बनवाया है। वो पूरी जांच किए बिना कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी और इसलिए उसने लीजा को भी अकूरी से मिलने के लिए मना कर दिया है। इसके बाद वो सीना के साथ उसे छोड़कर कुछ काम करने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन तभी उन्हें अकूरी की आवाज आती है और वो लोग देखते हैं कि वो कार्ट में पहले से ही बैठी हुई थी और पूछने पर वो बताती है कि वो वॉश करके यहाँ पर आ गई, जो सुन के वो दोनों ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तभी वहाँ पर एक फैंटम का मेंबर आ जाता है, लेकिन कर्ट को वहाँ पर देखकर वो अपने भेस को बदल लेती है। शिया बहाना बनाती है कि वो लड़की भी फ्रंटियर टाउन जा रही है और वो उससे कहने जा रही है कि वो बाकी लोगों को बता दे कि अकूरी उनके पास है। वहीं जब वो उससे बात कर रही थी कर्ट सोचने लगता है कि कहीं वो अपने स्वार्थ के लिए बाकी लोगों की जान खतरे में तो नहीं डाल रहा। अगर ये लड़की सच में मॉन्स्टर निकली तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। उसे परेशान देखकर अकूरी पापा बुलाकर उससे पूछती है क्या हुआ। तभी वहाँ पर शिया आ जाती है और कहती है कि उन्हें नहीं पता फ्यूचर में क्या होगा, तो बस उन्हें कोशिश करनी है, जो भी हो अच्छा हो। तभी वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आता है। हीरो और हीरो की सर्वेंट यहाँ पर दोनों मौजूद हैं, तुम्हें डीमन लॉर्ड को हराना होगा। ये सुन के कर्ट और अकीरी दोनों ही कहते हैं वो ऐसा जरूर करेंगे और शिया अभी भी कंफ्यूज है कि यहाँ हो क्या रहा है। तभी उस बूढ़े आदमी की बेटी वहाँ पर आती है और बताती है कि इन्हें एक डरावनी प्रॉफिट करने वाला आदमी बनना था और इसलिए वो अजीब अजीब सी बातें करते रहते हैं। रिक्वेस्ट उसी ने भेजी थी, पर वो ये देखकर हैरान है कि उनकी मदद के लिए न्यूली वेड कपल आया है। ये सुन के वो दोनों ही शर्मा जाते हैं क्योंकि अकूरी के साथ वो शादीशुदा जोड़ा ही लगते हैं और क्योंकि अकूरी भी उन्हें मम्मा पापा बुला रही थी तो इससे भी कोई मदद नहीं होती। कर्ट को इन सब से उतना फर्क नहीं पड़ता, पर जब से क्लाइंट ने उन्हें मियाँ बीवी कहा है शिया शर्म के मारे एक जगह पर अटकी पड़ी है। कर्ट को लगता है कि शिया को गुस्सा आ रहा है तो वो जल्दी से यहाँ पर काम को खत्म करना चाहता है और उसके पूछने पर वो लड़की बताती है कि उनके पिग्स खाना नहीं खा रहे हैं। कर्ट को लगता है कि ऐसा गर्मी की वजह से है, मैं इनके लिए ऐसा चारा बना दूंगा जो कि इनकी गर्मी की थकान मिटा देगा। जिसके बाद वो अपने फादर इन लॉ को वॉक कराने के लिए चली जाती है। इसके बाद वो फिर से शिया के पास जाता है, लेकिन शर्म के मारे वो अभी भी अटकी हुई थी। कर्ट को लगता है कि वो अभी भी गुस्से में है और वो पिग्स के लिए खाना बनाने लगता है और कुछ मिनट्स में ही पिग्स भी खाना खाने लगते हैं। वहीं शिया अभी भी उसी के बारे में सोच रही थी और कर्ट की बीवी कहलाकर जरूरत से ज्यादा खुश हो रखी है। तभी उनके ऊपर से एक ड्रैगन गुजरता है। शिया कर्ट और अकूरी को बचाने जाने लगती है, पर कर्ट उसे रोक देता है और वो देखती है कि वो ड्रैगन कर्ट का बनाया हुआ खाना खाने आया था और कर्ट उसे बताता है कि गांव के एरिया में ऐसे ड्रैगन का आना बहुत आम बात है। तभी शिया को खून की स्मेल आती है और वहां जाने पर उसे पता लगता है कि फैंटम का मेंबर जिसे कर्ट को गार्ड करने के लिए बुलाया गया था वो मारा जा चुका है। वहीं झाड़ियों में कोई छुपा हुआ था जिसके ऊपर शिया अटैक कर देती है। तलवारों की आवाज सुनकर कर्ट भी उसकी तरफ आने लगता है, पर शिया उससे कहती है कि वो अक्यूरी को लेकर यहाँ से चला जाए। वहीं वो लड़की कर्ट से कहती है कि वो उस बच्ची को उसके हवाले कर दे। कर्ट को लगता है कि वो एक ड्रैगन हंटर है। वहीं शिया को लग रहा था कि वो उससे भी कोई ज्यादा खतरनाक चीज है। तभी वो ड्रैगन कर्ट को उठाकर वहाँ से जाने लगता है। ड्रैगन्स को ह्यूमन पसंद नहीं है, लेकिन वो कर्ट को पसंद करता है, शायद इसलिए वो इतनी सारी चीजों में SSS रैंक है। तभी वो लड़की शिया के ऊपर अटैक कर देती है और लड़ाई में वो उसके ऊपर भारी पड़ रही थी और वो हंटर उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ने लगती है, पर ऐन वक्त पर वो खुद को बचा लेती है और वहाँ से पीछे हट जाती है। शिया उससे पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है, लेकिन हंटर कहती है कि जो मरने वाली है
उसे कुछ भी बताने का कोई फायदा नहीं है। वो शिया के ऊपर अटैक करके उसे घायल कर देती है, जिसकी वजह से उसके पेट से खून बहने लगता है, जिसके बाद वो उसे मारने जाने लगती है। तभी शिया उस हंटर की तरफ कर्ट का बनाया हुआ क्रिस्टल फेंकती है, जिसकी वजह से वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। शिया को लग रहा था कि उस धमाके में वो हंटर मारी जा चुकी होगी, पर उससे इसके शरीर पर एक खरोंच भी नहीं आई थी और अब उसके सर पर डीमन हॉर्न्स आ चुके हैं, जिसे देखकर शिया हैरान हो जाती है, क्योंकि 100 सालों में एक भी ट्रू डीमन दुनिया के सामने नहीं आया था। तो भला अब एक डीमन वहां पर क्या कर रहा है? वहीं वो हंटर ये देखकर हैरान थी कि शिया ने उसे इतना ज्यादा डैमेज कर दिया कि उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हट गई है और उसे लगता है कि वो उन लोगों में से एक है जिन्होंने लेसर डीमन लॉर्ड को हराया था। ये सुन के शिया रियलाइज करती है कि उस डीमन ने उनके ऊपर पहले से नजर बनाए रखी है और जिस बच्चे के बारे में वो बात कर रही है वो शायद कर्ट है। वहीं शिया ने अपने सारे वेपन्स का यूज कर लिया था और वो खुद को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार थी ताकि कर्ट यहाँ से और ज्यादा दूर जा सके। लेकिन तभी उसे कर्ट की आवाज आती है और वो देखती है कि कर्ट वापस आ रहा है। शिया को लगता है कि वो ड्रैगन की मदद से लड़ने वाला है, लेकिन तभी वो ड्रैगन कर्ट को नीचे फेंक देता है। पर इससे पहले कि शिया उससे कोई सवाल जवाब कर पाती, वहाँ के सारे पिग्स आकर उन्हें वहाँ से ले जाते हैं। शिया उससे अकुरी के बारे में पूछती है। कर्ट बताता है कि वो सेफ जगह पर है और उनका इंतजार कर रही है। वहीं शिया को लगता है कि कर्ट के टाउन में ड्रैगन पर बैठकर लोगों से लड़ना भी आम बात होगी। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये मैं भी पहली बार कर रहा हूँ, पर अपने किसी करीबी को बचाने के लिए रिस्क ले लेना चाहिए। ये सुन के शिया शर्मा जाती है और वो सोचती है कि वो लीजा की हरकतों से इतनी जेलस फील करती है और कर्ट के पास होना उसे बहुत अच्छा लगता है और फाइनली एक्सेप्ट कर लेती है कि वो कर्ट से बहुत ज्यादा प्यार करने लगी है। तभी उनके ऊपर हमला होता है, जिसकी वजह से वो दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। शिया कर्ट की तलवार लेकर उस डीमन से लड़ने के लिए जाने लगती है। शिया पहले अपनी जान देने को तैयार हो गई थी, लेकिन कर्ट ने हार नहीं मानी, तो वो भी अब उस डीमन से लड़ना चाहती थी। वो उसके ऊपर फायर से अटैक कर देती है और शिया उस टेक्निक का यूज करने जाती है जिससे वो आग को काट सके, पर वो कभी भी इसमें सक्सेसफुल नहीं हुई है और इस बार भी वो फेल हो जाती है। पर तभी उसके पास अकुरी आ जाती है और उसके वहां पर आते ही वो आग वहां से गायब हो जाती है। शिया को लग रहा था कि उस डीमन ने उस स्पेल को अकुरी की वजह से हटाया है। तभी उसके मुंह से खून बाहर आता है और वो वहां से चली जाती है। इसके बाद कर्ट शिया को पोशन पिलाता है। तभी वो शॉक में उठ जाती है, क्योंकि जब वो फायर बॉल उसे हिट करने वाला था, अकुरी अचानक से ही उसके पास आ गई, जो कि टेलीपोर्टेशन जैसा है, पर बिना टेलीपोर्टेशन स्टोन के टेलीपोर्टेशन पॉसिबल ही नहीं है। और अगर अकुरी बिना किसी स्टोन के ऐसा कर सकती है तो वो बहुत बड़ी बात है। तो वो अकुरी को फिर से टेलीपोर्ट होने को कहती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। शिया उससे पूछने लगती है कि पहले वो इतनी दूर टेलीपोर्ट कैसे हुई, लेकिन इससे पहले कि अकुरी कुछ कहती, वहां पर एक पिग आ जाता है और कर्ट को याद आता है कि उन्हें बचाने के चक्कर में क्लाइंट के सारे पिग्स घायल हो गए, जिसके बाद वो दवाई देकर उन सभी पिग्स को ठीक कर देता है और क्लाइंट को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता लगता। वो शिया से पूछती है कि उसका हस्बैंड कहाँ है, तो शिया बताती है कि वो पास के ही फार्म में मदद करने गया है। दूसरी तरफ कर्ट ड्रैगन पर बैठकर कहीं जा रहा है। तभी उसे कुछ नीचे दिखता है और वो उसे नीचे उतरने को कहता है। दूसरी तरफ शिया अकुरी से पूछती है कि क्या उस फायर बॉल को उसने गायब किया था, लेकिन अकुरी मना कर देती है। तो उसे यकीन हो जाता है कि वो डीमन अकुरी को चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी, पर किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले वो श्योर होना चाहती है। तभी उसके सामने कर्ट उतरता है, जो कि ड्रैगन पर बैठा हुआ था। शिया उससे पूछती है वो तो ड्रैगन को छोड़ने गया था, लेकिन तभी वो देखती है कि उस ड्रैगन की पीठ के ऊपर वही डीमन पड़ी हुई थी, जिसके बाद कर्ट उसे सब कुछ बताने लगता है। कर्ट ड्रैगन से उस डीमन के पास उतरा था और उसे घायल देखकर कर्ट उसके लिए दवाई बनाने लगता है। डीमन उससे कहती है कि अगर वो अपने दुश्मनों की मदद करेगा तो मारा जाएगा। शिया और अकुरी भी मारे जाते। अगर तुमने अपने स्पेल को ना रोका होता, मेरे लिए इतना ही काफी है। कर्ट उसे दवाई देता है, जिससे पीकर वो खड़ा होने की कोशिश करती है, लेकिन फिर से नीचे गिर जाती है और कर्ट बताता है कि उसने दवाई में एनेस्थीसिया मिला दिया था। ड्रैगन हंटर्स का ड्रैगन के ऊपर हमला करना आम बात है, लेकिन उसे ऐसे ह्यूमंस पर हमला नहीं करना चाहिए। पता नहीं मैं इससे ये सब क्यों कह रहा हूँ, मैं जानता हूँ ये हिल्डेगार्ड से बिल्कुल अलग है। ये सुनते ही वो डीमन कर्ट की तरफ बढ़ने लगती है, पर तभी वो जमीन पर गिर जाती है। इसके बाद वो डीमंस को बांधकर अपने घर पर वापस आ जाते हैं। वहां पहुंचते ही अकुरी लीजा और सीना से मिलने जाती है। लीजा और अकुरी का मिलना मना था, पर क्योंकि अकुरी ने उसकी जान बचाई थी, शिया उसे मिलने देती है। तभी वहां पर एक बंदा आता है जो कि शिया और कर्ट का स्वागत करता है और लीजा उन्हें बताती है कि ये उनका एटलियर मास्टर है, जो सुनकर शिया हैरान हो जाती है। लेकिन शिया जानती थी कि वो असली एटलियर मास्टर तो हो ही नहीं सकता था, तो वो कर्ट को वहां से खाना बनाने के लिए भेज देती है। जिसके बाद लीजा उसे बताती है कि वो असल में एक इल्यूजन है, जो कि उसने कर्ट की दी हुई स्वॉर्ड से बनाया है और ये कर्ट का थोड़ा मैच्योर वर्जन है। तभी शिया को मिमिको का एक मैसेज मिलता है। 3 दिन बाद मिमिको उनके पास आती है और बताती है कि अकुरी का सलाइवा और हेयर सैंपल बिल्कुल एक ह्यूमन जैसा है, पर उसके नेल्स में से उसे स्पेशल मैजिक के ट्रेसेस मिले हैं। कोई भी नॉर्मल ह्यूमन ऐसे मैजिक का यूज नहीं कर सकता, पर कहा जाता है कि एज ऑफ गॉड्स के दौरान इस तरह के मैजिक का यूज किया जाता था। वो अकुरी के ऊपर एक कर्स लगाना चाहती है, जिससे वो टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज नहीं कर पाएगी और अपनी रिसर्च लैब के अंदर उसके ऊपर रिसर्च करना चाहती है, पर कर्ट सीधा मना कर देता है। मिमिको उससे पूछती है कि वो ऐसा क्यों नहीं करने देना चाहता, तो कर्ट उससे पूछता है कि क्या वो
उससे डरती है। मिमिको जानती है कि अगर वो चाहे तो पूरी कंट्री को तबाह करने वाला वेपन बना सकता है, पर वो ये भी जानती है कि कर्ट कभी दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, तो वो उससे नहीं डरती। उसी तरह से कर्ट भी जानता है कि भले ही अकूरी ह्यूमन हो या फिर ना हो, वो किसी को भी नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ भी नहीं करेगी। अकूरी उस ड्रैगन हंटर के पास भी गई थी क्योंकि उसे उसकी फिक्र हो रही थी। लीसा और शिया भी इससे सहमत थे, तो मिमिको अकूरी को यहाँ पर रहने की परमिशन दे देती है। इसके बाद वो लोग उस डीमन से मिलने जाते हैं और मिमिको को पता लगता है कि वो एक डीमन वॉरियर है। वो फायर मैजिक का यूज करने की कोशिश करती है, पर उन्होंने पहले ही वहाँ पर बैरियर्स बना दिए थे। इसके बाद मिमिको उससे कुछ सवाल पूछती है, लेकिन वो डीमन कहती है कि वो सिर्फ उन्हीं को जवाब देगी जिसने उसे हराया है। तो वो लोग वहाँ पर कर्ट को बुलाते हैं और वो डीमन उससे हिल्डेगार्ड के बारे में पूछती है और शिया भी उससे पूछती है कि ये हिल्डेगार्ड कौन है। कर्ट उसे बताता है कि वो एक ट्रेडर की बेटी थी जो कि उनके विलेज में आया करते थे। उसके भी उसी की तरह 2 सींग थे, तो उसे लगा कि वो भी उसे जानती होगी। सोल उससे पूछती है कि क्या उस लड़की ने ग्रिफिन वाला पेंडेंट पहना हुआ था। कर्ट याद करता है और उसे बताता है कि हाँ, उसने ऐसा पहना हुआ था, जिससे सोल फ्लेयर को यकीन हो जाता है कि वो सच में हिल्डेगार्ड से मिला था और वो उसकी मदद मांगने लगती है क्योंकि उसे हिल्डेगार्ड को बचाना है। लेकिन कर्ट को अभी तक नहीं पता था कि वो क्या कह रही है। तो सोल उसे बताती है कि हिल्डे को मार्ग्रेव टाइकॉन ने अपनी कैद में रखा हुआ है, जो सुन के ऑब्वियसली कर्ट तुरंत ही मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन बाकी लोग थोड़े समझदार थे और उससे पूछते हैं कि अगर वो हिल्डे को बचाना चाहती थी तो उसने अकूरी पर अटैक क्यों किया। सोल कहती है कि वो मार्ग्रेव को इन्वेस्टिगेट कर रही थी और मार्ग्रेव उन सबको इन्वेस्टिगेट कर रहा था और इसी दौरान उसे वो लड़की दिखी जिसकी पावर से वो हिल्डे को बचा सकती है। लेकिन अब भी उन्हें उस पर यकीन नहीं होता, तो वो अपने क्रेस्ट को देखने को कहती है जिस पर भी ग्रिफिन बना हुआ था और ये उसे लेडी हिल्डे से ही मिला है। आगे वो बताती है कि उसने स्पेल को इसलिए रोका था क्योंकि उससे तलवार पर वही ग्रिफिन दिखा था और कर्ट बताता है कि उसे वो डैगर हिल्डे ने ही दिया था। मिमिको हिल्डे को बचाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन वो उससे कहती है कि वो यहीं पर रुकेगी और अगर उसने कुछ भी उल्टा सीधा किया तो वो हिल्डे को नहीं बचाएंगे। लेकिन जब वो बात कर ही रहे थे उसी वक्त वहाँ पर अकूरी आ जाती है। इसके बाद मिमिको उन्हें मार्ग्रेव के कासल का ब्लूप्रिंट दिखाती है और बताती है कि उसकी उम्र 47 साल है। 10 साल पहले उसकी बीवी की मौत हो गई थी जब वो उनकी सबसे बड़ी बेटी को जन्म दे रही थी जिसका नाम फेमिल था, लेकिन वो भी पिछले साल एक बीमारी की वजह से मारी गई। उसके कासल में एक सीक्रेट रूम है जहाँ उसे छुप कर खाना ले जाते हुए देखा गया है और वहाँ पर किसी और को जाने की इजाजत नहीं है। तो इसके लिए मिमिको रिक्रूटो का यूज करना चाहती है। वो मैजिक का यूज करके दीवार के अंदर जाने का नाटक करेगा। ये देखकर मार्ग्रेव गेट को जरूर खोलेगा और लीजा बताती है कि 3 दिन बाद मार्ग्रेव 3 दिन का एक फेस्टिवल होस्ट करने वाला है। तब वो एटलियर मास्टर से उसे मिलवाने के बहाने वहां जा सकते हैं और वो कर्ट को ये बोलकर लेके जाएंगे कि वो मार्केट को स्टडी करने जा रहे हैं ताकि उन्हें पता चल सके कि यहाँ किस चीज की डिमांड ज्यादा है। वहीं वो हिल्डे को तीसरे दिन बचाने वाले थे क्योंकि उस दिन सोल्जर सबसे ज्यादा थके होंगे, तो उनके पास 2 दिन है कर्ट के साथ डेट पर जाने के लिए। तो वो रॉक पेपर सीजर खेलते हैं जिसमें लीजा जीत जाती है, यानी कर्ट के साथ पहले डेट पर वो जाएगी। इसके बाद वो फेस्टिवल के लिए जा रहे थे, लेकिन बात करते करते रिक्रूटो कह देता है कि वो रॉयल फैमिली का है, जो सुन के कर्ट हैरान हो जाता है और रिक्रूटो उससे कहता है कि वो इस बात को सीक्रेट रखे। इसके बाद वो फेस्टिवल में मार्केट घूम रहे थे जहाँ लीजा उन्हें एक नेशन की स्पेशल ड्रिंक दिखाती है जो कि वो अकूरी के लिए भी ले लेता है। कर्ट को अपनी ड्रिंक बहुत ज्यादा पसंद आती है, तो लीजा उसे अपनी ड्रिंक भी ट्राई करने को कहती है और जब वो उसे पीने लगता है उसके मन में इनडायरेक्ट किसी के ख्याल घूमने लगते हैं और जब कर्ट उसे वो ड्रिंक वापस करता है वो उस जगह को खा ही जाती है जहाँ उसके लिप्स ने टच किया था और पीने के बाद उसके खोल को अपने बैग में रख लेती है, जिसके साथ वो घर में पता नहीं क्या क्या करने वाली थी। इसके बाद वो फेस्टिवल में घूमते जाते हैं जहाँ लीजा डिसाइड करती है कि आज वो कर्ट को अपने दिल की बात बता ही देगी। फेस्टिवल घूमते घूमते शाम हो जाती है और लीजा अपने प्यार का इजहार करने ही वाली थी, लेकिन तभी वो देखती है कि कर्ट मार्ग्रेव के कासल के बाहर दुखी खड़ा था और उसके पूछने पर कर्ट बताता है कि उसे यकीन है कि वो लोग हिल्डे को बचा लेंगे, बस उसे इस बात का दुख है कि वो कुछ भी नहीं कर सकता। लीज उससे कहना चाहती थी कि वो यहाँ तक इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि कर्ट ने ही सारा काम किया है, लेकिन उसे पता है कि ऐसा कहने पर भी उसे यकीन नहीं होगा। तो वो कहती है कि वो उसे पसंद करती है, साथ ही बाकी सभी लोग भी, और वो उसकी मदद करना चाहते हैं। ये सब सुनकर कर्ट इमोशनल हो जाता है और कहता है कि वो भी उन सबको पसंद करता है। तभी वहाँ पर अकूरी आ जाती है और कर्ट को पापा बुलाकर कहती है कि उसे भूख लगी है और लीजा सोचती है कि भले ही वो इस बार कन्फेस ना कर पाई हो पर अगली बार वो अपने दिल की बात जरूर कह देगी। इसके बाद हम पास्ट का सीन देखते हैं। शिया की तलवार टूट गई थी तो उसने कर्ट को अपने लिए एक तलवार बनाने को कहा था, जिसके लिए वो सबसे पहले केव में जाकर कुछ मिथरल और अडामेंटियम लेकर आता है और डॉफ ये देखकर हैरान था कि कर्ट के लिए ये सब कितना ज्यादा आसान है। वही मिथरल से कुछ भी बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, तो डॉफ को यकीन नहीं होता कि ये मिथरल है क्योंकि कर्ट उसे एक तपेली में पिघला रहा था, लेकिन फिर भी वो उसे अपनी फोर्ज को यूज करने देता है और वो ये देखकर हैरान था कि कर्ट ने 1 घंटे के अंदर अंदर एक खतरनाक सी तलवार बना दी थी। और जब उसे सारी चीजों पर यकीन हो जाता है वो अपनी जर्नी पर जाने लगता है ताकि वो कर्ट जितना बेहतर हो सके। वहीं शिया उस तलवार को पाकर बहुत खुश थी क्योंकि ये कर्ट ने उसको पहला गिफ्ट दिया था। इसके बाद हम वापस प्रेजेंट में आते हैं जहाँ कर्ट के साथ डेट
पर जाने की बारी आज उसकी है। फेस्टिवल के दूसरे दिन कर्ट और शिया घूम रहे थे, तभी रास्ते में वो लोग देखते हैं कि एक दुकानदार को कुछ लोग परेशान कर रहे थे और कर्ट उन्हें रोकने चला जाता है। वो लोग कहते हैं कि ये बहुत घटिया मीट बन बना रहे हैं, इसलिए वो सारा सामान फेंक रहे हैं। पर कर्ट जब उसे खाता है वो बिल्कुल ठीक था। ये देखकर वो कर्ट को धक्का दे देते हैं, पर शिया उसे पकड़ लेती है और उन्हें बताती है कि ये एटलियर में काम करता है। वो रियलाइज करते हैं कि एटलियर में सिर्फ नोबल्स ही होते हैं और वो डर के मारे भाग जाते हैं। कर्ट देखता है कि उस बंदे की हड्डी टूट गई थी और वो उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाने लगता है। और बेचारी शिया अपनी फर्स्ट डेट पर अकेली लटक गई थी। उस आदमी की बच्ची रोने लगती है, लेकिन तभी एक फैंटम की मेंबर ड्रिंक्स बेचती हुई वहां आती है और ड्रिंक को खरीदने के बहाने शिया उसके पास जाती है। फैंटम उसे बताती है कि आज शाम को स्ट्रीट रेस्टोरेंट्स के बीच में एक कंपटीशन है। 3 सालों से गार्गल ही जीतता आ रहा है और वो चाहती है कि शिया उस पर नजर रखे। आज कोई बहुत अच्छे मीट बंस बना रहा था, पर गार्गल ने कुछ गुंडों को हायर किया है उस स्टॉल को बंद कराने के लिए। ये सुन के शिया समझ जाती है कि उसकी डेट को बर्बाद करने के पीछे किसका हाथ है। वहीं शिया सोच रही थी कि जब कर्ट वापस आएगा वो अपनी डेट को कंटिन्यू करेंगे, पर कर्ट बताता है कि वो बंदा अगले दिन तक हॉस्पिटल में रहेगा और उसने वादा कर दिया है कि तब तक वो स्टॉल का ध्यान रखेगा। ये सब सुनकर शिया दुखी हो जाती है, लेकिन अब वो गार्गल रेस्टोरेंट से बदला लेना चाहती थी। पर वो बच्ची बताती है कि वो कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। उन गुंडों ने सारे मीट बंस की फिलिंग फेंक दी है, यानी उन्हें बंस की फिलिंग भी बनानी होगी। कर्ट शिया को कुछ सामान लाने को कहता है, जिस दौरान वो यहाँ पर खड्डा खोदने वाला था, पर शिया उसे बताती है कि यहाँ पर कुछ भी खोदने के लिए उसे परमिशन लेनी होगी। दूसरी तरफ जजेस गार्गल रेस्टोरेंट का खाना ट्राई करते हैं और उन्हें लगने लगता है कि इस बार भी वही जीतेगा। तभी वो देखते हैं कि उनके आसपास के सभी लोग मीट बंस खा रहे थे, जो देखकर गार्गल हैरान हो जाता है क्योंकि उन्होंने उसकी शॉप को तो तोड़ दिया था। और वहां पर जाने पर वो देखता है कि वहां तो भीड़ लगी पड़ी है और उसके बगल में ही एक फुट स्पा खुल रखा है। उसे समझ नहीं आता कि ये सब हो क्या रहा है, क्योंकि दोपहर तक तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था। उनके आसपास के सभी लोग बंस की तारीफ करने लगते हैं और गार्गल पैनिक कर जाता है। वो जजेस को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो बंस में मीट सड़ा होगा क्योंकि उनका रंग पूरा काला है, लेकिन तभी लूना उसे रोक देती है और जजेस के लिए एक प्लेट बंस लेकर आती है। इसके बाद जब जजेस उसे ट्राई करते हैं उन्हें भी वो मीट बन बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। गार्गल को यकीन नहीं होता कि इतने टेस्टी बंस कैसे हो सकते हैं, तो वो खुद भी उसे ट्राई करता है और खाने के बाद वो सीधा स्वर्ग में पहुंच जाता है। जजेस उससे पूछते हैं कि बंस को इतना सॉफ्ट बनाने के लिए वो क्या कर रहे हैं। शिया उसे बताती है कि वो लोग पानी में बेकिंग सोडा डाल रहे हैं और वो गर्म पानी सीधा स्प्रिंग से निकाल रहे हैं। ये सुन के गार्गल गुस्सा हो जाता है और कहता है कि वो झूठ बोल रही है क्योंकि यहाँ पर तो कोई स्प्रिंग है ही नहीं। तो शिया उसे बताती है कि शॉप के टेम्पररी ओनर ने उसे अभी अभी खोदा है, लेकिन गार्गल को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। पर शिया उसे बताती है कि वो टेम्पररी ओनर एटलियर मास्टर का एक एम्प्लॉय है, तो उसे इनकी बातों पर यकीन होने लगता है। तभी वो कहता है कि वो टाइकॉन की जगह पर बिना उसकी परमिशन के कुछ भी खुदाई नहीं कर सकते हैं और इसीलिए वो इस कंपटीशन को नहीं जीत सकते। लेकिन शिया को यह सब पहले से ही पता था, इसलिए उसने लीजा को टाइकॉन से डायरेक्टली परमिशन लेने के लिए भेज दिया था और इस परमिशन के बदले उन्हें बस इस स्प्रिंग को सिटी के हवाले करना था। कोई ऑप्शन ना देखकर वो जजेस को रिश्वत देने लगता है, पर वो सीधा उसे मना कर देते हैं क्योंकि वो मीट बंस बहुत ज्यादा टेस्टी थे। तभी गार्गल एक गली में अपने गुंडों को देखता है। वो उनसे कहता है कि वो जल्दी से जाकर शॉप को डिस्ट्रॉय कर दें और अगर वो जेल में भी चले जाते हैं वो उन्हें बाहर निकलवा देगा। लेकिन उसके इतना कहते ही वो सारे गुंडे गायब हो जाते हैं और हम देखते हैं कि लीजा ने वो इल्यूजन बनाया था। शिया उसे बताती है कि प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करने के लिए पहले ही उन गुंडों को जेल में डाल दिया गया है और अब उसने भी कन्फेशन कर लिया है। और शिया ने ये भी पता लगाया है कि वो टाइकॉन के पर्सनल शेफ के लिए इंग्रेडिएंट सप्लाई करता है और उसमें ड्रग्स मिला रहा है उन्हें एडिक्ट करने के लिए। कोई ऑप्शन ना देखकर गुस्से में गार्गल लीजा के ऊपर अटैक करने जाता है, लेकिन तभी फैंटम्स उसे पकड़ लेते हैं और शिया उसे बताती है कि लीजा थर्ड प्रिंसेस है और उसने उसके ऊपर हमला करके अपनी सजा और भी ज्यादा बढ़ा ली है। दूसरी तरफ एक बंदा मार्ग्रेव को बताता है कि गार्गल ने प्रिंसेस के ऊपर अटैक करने की कोशिश की थी, तो उसे पकड़ लिया गया है और यहाँ के शेफ भी उनके साथ मिले हुए थे, तो उन्हें भी अरेस्ट कर लिया गया है। पर कल प्रिंसेस उनके पास आने वाली थी, तो खाना बनाने के लिए अब उनके पास कोई नहीं बचा था। तो उसका असिस्टेंट कहता है कि वो स्टॉल को हायर कर सकते हैं जिनके मीट बंस इस फेस्टिवल में बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं। अगले दिन वो सभी मार्ग्रेव के कासल पर जाने वाले थे और कर्ट लूना की मदद करने जाता है और आज ही वो सब लोग हिल्डेगार्ड को बचाने वाले हैं और उनका प्लान ये है कि लीजा अपना और रिकोटो का इल्यूशन बनाएगी जो कि टाइकॉन से बात करेंगे और इसी दौरान वो मौका देखकर उस सीक्रेट रूम में जाएंगे। लेकिन जब वो जा रहे थे रास्ते में मिमिको उन्हें बताती है कि लूना और कर्ट को टाइकॉन ने ही हायर किया है और वो अभी किचन में है उसी सीक्रेट रूम के बगल में। इसके बाद हम पास्ट का सीन देखते हैं जब कर्ट लूना की मदद करने जाता है। वहाँ पर मार्ग्रेव के सोल्जर्स आते हैं जो कि 100 मीट बंस का ऑर्डर देते हैं और अपने साथ कासल में चलने को कहते हैं, पर लूना अपनी शॉप को छोड़कर नहीं जा सकती थी। तो कर्ट कहता है कि वो 100 बंस भी बना देगा और उनके साथ कासल चलेगा। वहीं वो सोल्जर्स जब बंस को टेस्ट करते हैं उन्हें भी स्वर्ग का एहसास होने लगता है। इसके बाद 100 बंस बनाने के बाद कर्ट उनके साथ कासल की तरफ जाने लगता है। वहाँ पहुंचने पर कर्ट को पता लगता है कि उसके बंस किंगडम की प्रिंसेस को दिए जाएंगे और उसे अभी तक ये नहीं पता है कि लीजा ही प्रिंसेस है। वहीं असिस्टेंट
असिस्टेंट उसे यहीं पर रुकने को कहता है ताकि अगर मीटिंग के बाद टाइकॉन या प्रिंसेस उससे मिलना चाहे तो मिल सके। दूसरी तरफ उन तीनों की मीटिंग बड़ी अच्छे से जारी है और कर्ट को अब हिल्डेगार्ड को लेके टेंशन होने लगी है। उसे परेशान देखकर अकूरी उससे पूछती है कि वो क्यों परेशान है, तो कर्ट बताता है कि दीवार के उस तरफ उसकी दोस्त है। ये सुनते ही अकूरी उससे अपने साथ दीवार की दूसरी तरफ टेलीपोर्ट कर देती है। ये सब देखकर कर्ट हैरान हो जाता है क्योंकि उसे नहीं पता था कि अकूरी अपने साथ दूसरों को भी टेलीपोर्ट कर सकती है। वो अकूरी से कहता है कि वो उसे वापस टेलीपोर्ट करे, लेकिन अकूरी ऐसा नहीं कर पाती। तभी उसे एक रूम से एक लड़की की आवाज आती है। उसे लगता है कि वो हिल्डेगार्ड है, लेकिन जब वो दरवाजा खोलता है अंदर कोई बूढ़ी औरत थी। दूसरी तरफ मार्ग्रेव रिकूटो से कहता है कि वो उसे वाइसरॉय बनाना चाहता है, पर रिकूटो कहता है कि वो इस बारे में उसे अकेले बात करना चाहता है। तो लीजा वहाँ से चली जाती है, लेकिन असली लीजा इनविजिबल होकर वहीं पर खड़ी थी। रिकूटो उससे पूछता है कि वो उससे क्या चाहता है। तुम इटर्नल यूथ के बारे में क्या जानते हो? दूसरी तरफ अकूरी उस औरत से पूछती है कि क्या वो बीमार है। वो हाँ में जवाब देती है और कहती है कि काफी समय से वो ढंग से खाना भी नहीं खा पा रही। तो अकूरी उसे एक मीट बन देती है जो कि उसे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तभी कर्ट उससे पूछता है कि वो एक बूढ़ी औरत जैसी क्यों दिख रही है। वो लड़की हैरान हो जाती है क्योंकि उसे पता लग गया कि वो असल में बूढ़ी नहीं है। उसने दरवाजा भी खोल दिया और इतने अच्छे बंस भी बनाए हैं। और वो उससे पूछती है कि क्या वो कोई मेज है, लेकिन कर्ट उसे बताता है कि वो बस एक कैटलियर के यहाँ काम करता है। वो औरत उसे हिल्डेगार्ड को बचाने को कहती है जो कि उसके नीचे वाले रूम में है, जिसके बाद वो उन्हें रास्ता भी दिखाने लगती है। दूसरी तरफ रिकूटो उसे बता रहा था कि एल्व्स और डीमंस ह्यूमन से कहीं ज्यादा लंबे जीते हैं, तो उनके सेल्स को ह्यूमंस में डालने के कई एक्सपेरिमेंट्स किए गए। टाइकॉन उससे कहता है कि ऐसा किया गया था, पर एक्सपेरिमेंट्स फेल हो गए और साइड इफेक्ट्स की वजह से उन्हें बैन कर दिया गया। और वो उससे पूछता है कि क्या वो कोई ऐसा ड्रग बना सकता है जिसके कोई साइड इफेक्ट ना हो। ये सुन के लीजा को लगता है कि वो हिल्डेगार्ड के सेल्स का यूज करके इटर्नल यूथ हासिल करना चाहता है। और रिकूटो उससे पूछता है कि वो इस मेडिसिन का किस पर यूज करने वाला है, लेकिन ये सुनकर मार्ग्रेव गुस्सा हो जाता है और कहता है कि इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। तभी वहाँ शिया आती है और बताती है कि किचन में चोर घुस गए हैं। ये सुन के मार्ग्रेव परेशान हो जाता है और वो शिया से कहता है कि वो वहीं रहकर रिकूटो को प्रोटेक्ट करे और खुद किचन की तरफ जाने लगता है। और लीजा भी इनविजिबल होकर उसके पीछे जा रही थी। उसे यकीन था कि उस रूम के अंदर हिल्डेगार्ड होगी, लेकिन जब मार्ग्रेव दरवाजा खोलता है वो किसी फैमिल नाम की लड़की को बुला रहा था और लीजा को समझ नहीं आता कि वो अपनी मरी हुई बेटी का नाम क्यों बुला रहा है। जिसके बाद वो फैमिल को ढूंढने के लिए बेसमेंट की तरफ जाने लगता है। वहाँ पर लीजा को एक लंबा सा बाल दिखता है जो कि कर्ट का तो नहीं था, और वो यहाँ पर कुछ भी करने से पहले वापस जाकर सारी चीजें शिया से डिस्कस करना चाहती है। दूसरी तरफ फैमिल उन दोनों को उसी रूम के पास लेकर आई है जिसके अंदर हिल्डेगार्ड है। हिल्डे जब कर्ट को देखती है वो उसे पहचान जाती है। वहीं फैमिल उस मैजिक सर्कल को ऑफ करके हिल्डेगार्ड को नीचे उतार देती है। वहीं कर्ट जब उसके पास जाता है वो नोटिस करता है कि वो बिल्कुल 10 साल पहले जैसी दिख रही है। इतना सुनते ही हिल्डे उसके मुंह पर मुक्का मार देती है क्योंकि ये सारी उसी की गलती है। जो दवाई कर्ट ने उसे खिलाई थी उसकी वजह से वो बड़ी नहीं हो रही। कर्ट उससे माफी मांगने लगता है और कहता है कि उसने शायद रेनबो फ्लावर्स ज्यादा मिला दिए थे। वहीं उसे कुटाई खाता हुआ देखकर अकूरी उससे कहती है कि वो उसके पापा को ना मारे, जो सुन के वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। पर कर्ट उसे समझाता है कि वो गलत समझ रही है, ये एक वाटर फ्लो एग से पैदा हुई है। ये सुन के किसी को भी यकीन नहीं होता, पर हिल्डे ने देखा है कि उसकी विलेज में कैसी उटपटांग चीजें होती हैं, तो वो तुरंत मान जाती है। वहीं हिल्डे को बहुत ज्यादा भूख लगी थी और वो कर्ट से पूछती है कि क्या उसके पास कुछ खाने को है, लेकिन कर्ट बस एक हार्ड ब्रेड लेकर आया था, लेकिन वो जरूरत से ज्यादा हार्ड निकलता है और जब हिल्डे उसे काटने की कोशिश करती है वो नहीं काट पाती। फैमिल हिल्डे के पास आती है और उसे पूछती है कि क्या ये सच है कि उसकी इटर्नल यूथ कर्ट के बनाए हुए मेडिसिन की वजह से है। वो हाँ में जवाब देती है और कर्ट से पूछती है कि क्या वो सेम मेडिसिन फैमिल के लिए भी बना सकता है, पर कर्ट बताता है कि उसने तब से रेनबो फ्लावर्स नहीं देखे तो वो नहीं बना पाएगा। वहीं कर्ट को जब पता लगता है कि उसका नाम फैमिल है वो हैरान हो जाता है क्योंकि मार्ग्रेव की बेटी तो मर गई थी। फैमिल उसे बताती है कि उसकी बीमारी की वजह से उसके फादर ने सबको यही बताया है, जो सुन के कर्ट को लगता है कि फैमिल की बीमारी की वजह से बूढ़ा होता हुआ मार्ग्रेव नहीं देख पाया और उसने हिल्डे को किडनैप कर लिया, लेकिन उसे अभी भी नहीं पता था कि उसका गोल क्या है। तभी उसे याद आता है कि कांस ने उससे कहा था कि कुछ लोग अजीबोगरीब चीजों में इंटरेस्टेड होते हैं। तभी वहाँ पर मार्ग्रेव आ जाता है और उसे लग रहा था कि कर्ट ही चोर है, पर कर्ट उसे बताता है कि वो चोर नहीं है। इसके बाद वो अपने 3000 प्लस IQ का यूज करता है। आप ये जो कर रहे हैं वो गलत है। आप अपनी बेटी को बड़ा होते हुए नहीं देख पाए, इसलिए आपने सबको ऐसा कह दिया कि उसकी मौत हो गई, और गुस्से में फैमिल ने ऐसी दवाई पी ली जिससे वो बूढ़ी दिखने लगी, और इसलिए आपने हिल्डेगार्ड को किडनैप कर लिया जो कि कभी बड़ी नहीं होती। वहीं उसकी बकवास को सुनकर वो दोनों समझ जाती है कि कर्ट को कुछ भी समझ नहीं आया है। तभी कर्ट मार्ग्रेव से कहता है कि वो बच्चों की तरफ अट्रैक्ट होता है। तभी मार्ग्रेव भड़क जाता है। उसने बहुत सारी उल्टी सीधी चीजें की हैं, पर वो सब कुछ उसने अपनी बेटी के लिए किया था। वो जो बकवास मार रहा है उसके जैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन कर्ट की कहानी की ट्रेन निकल चुकी थी और वो कुछ भी नहीं सुनता। वो मार्ग्रेव को सुधारने के लिए उसे याद करने को कहता है कि जब फैमिल पैदा हुई थी वो उससे कितना प्यार करता था। मार्ग्रेव कहता है कि वो और उसकी बीवी फैमिल से बहुत प्यार करते थे और उसकी बीवी के जाने के बाद उसने कसम खाई थी कि वो फैमिल के लिए सब कुछ करेगा। तब हिल्डे कर्ट
को शॉक देती है और उसे कहती है कि वो फालतू में चीजों को कॉम्प्लिकेट कर रहा है। और हिल्डे फैमिल से पूछती है कि अब भी वो ये करना चाहती है। फैमिल कहती है कि वो अपने फादर से प्यार करती है, लेकिन तब भी वो चाहती है कि वो टाइकॉन को मार दे। ये सुनते ही टाइकॉन वहाँ से भाग जाता है, लेकिन बाहर आते ही उसे सामने लीजा दिख जाती है, जो समझ गई थी कि उसकी बेटी को एजिंग डिजीज है और उसे ठीक करने के लिए वो हिल्डेगार्ड का यूज करना चाहता था। मार्ग्रेव कहता है कि जो भी उसने अब तक किया है वो अपनी बेटी की एजिंग को रोकने के लिए किया है। उसने वो सब कुछ किया जो उस आदमी ने उससे करने को कहा था, लेकिन फिर भी उसे इटर्नल यूथ नहीं मिला। तो वो अपनी सोल को सैक्रिफाइस करके एक डीमन को समन करने लगता है, जिसके लिए वहाँ एक सर्कल पहले से ही बना हुआ था। लेकिन जब वो डीमन को समन करता है वो ऐसा नहीं कर पाता। ये देखकर वो परेशान होने लगता है, क्योंकि उसने सब कुछ सही किया था। उसके सर्कल को एक्टिवेट करते ही इसमें मैजिक लेलाइन से पावर आ जानी चाहिए थी। लेकिन जैसे ही लीजा लेलाइंस के बारे में सुनती है वो उसे बताती है कि जब हॉट स्प्रिंग को खोदा गया था उसकी वजह से लेलाइंस की डायरेक्शन बदल गई है। तभी वहाँ हिल्डे आ जाती है। तुम लोग जरूर कर्ट के दोस्त होगे, तुमने मेरे कर्ट का बहुत अच्छे से ध्यान रखा है। ये सुन के लीजा को गुस्सा आ जाता है। लगता है तुमने मेरे कर्ट का कुछ देर के लिए बहुत अच्छे से ध्यान रखा है। इसकी वजह से उन दोनों के बीच लड़ाई होने वाली थी, लेकिन तभी शिया उसे रोक कर पूछती है कि कर्ट आखिर है कहाँ। हिल्डे बताती है कि वो नीचे ही है और वो अपनी तलवार निकालकर मार्ग्रेव को मारने जाती है। तुम अगर जिंदा रहे तो डीमन को समन करके पता नहीं कितनों की जान ले लोगे, इसलिए फैमिल ने मुझे तुम्हें मारने को कहा है। वो उसे मारने ही वाली थी, तभी वहाँ पर फैमिल आ जाती है, जिसे देखकर मार्ग्रेव हैरान हो जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल अपने उम्र के हिसाब से दिख रही थी। और वो बताती है कि कर्ट ने अपने हॉट स्प्रिंग बंद से उसे ठीक कर दिया है। दूसरी तरफ हिल्डे के पैरालिसिस का कर्ट के ऊपर से असर कम होने लगा है, तो वो अकूरी से कहता है कि वो उसके बैग में से पिल निकाल कर उसे खिला दे। और जैसे ही वो पिल को खाता है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। मार्ग्रेव लीसा से माफी मांगता है, पर वो कहती है कि वो रॉयल फैमिली की मेंबर है और जो भी उसने किया है उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। फैमिल कहती है कि उसके फादर ने सब कुछ उसके लिए किया था, तो सजा उसे मिलनी चाहिए। पर तभी लीजा कहती है कि वो अभी यहाँ प्रिंसेस के तौर पर नहीं बल्कि एटलियर की एम्प्लॉय के तौर पर आई है, तो वो वही करेगी जो कि एटलियर के लिए बेस्ट होगा। और वो कहती है कि अब से टाइकॉन वही करेगा जिससे एटलियर को फायदा होगा, जिसके लिए मार्ग्रेव मान जाता है। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है जिसे हिल्डेगार्ड स्क्रिप्टर नाम से बुलाती है और उससे पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। किसी ने मेरी स्क्रिप्ट को बदल दिया है तो मैं उसे फिर से एडिट करने आया हूँ। वहीं लीजा और शिया को अभी तक नहीं पता था कि वो है कौन। तो मार्ग्रेव बताता है कि ये वही डीमन है जो कि हिल्डे को उसके पास छोड़कर गया था और डीमन को समन करना सिखाया। वहीं स्क्रिप्टर को लगा था कि जब हिल्डे के फॉलोअर्स को पता लगेगा कि वो मार्ग्रेव के कैद में है वो उसके कासल के ऊपर हमला कर देंगे, पर हिल्डे कहती है कि उसने पहले ही अपने साथियों को बता दिया था कि वो ह्यूमंस के साथ कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना करें। इसलिए मैं इस आदमी से डीमन को समन करवाना चाहता था। पॉलन चर्च को इन्वेस्टिगेट करने का और थर्ड प्रिंसेस को मारने का प्लान भी मेरा फेल हो गया। जो मैंने स्पेल कास्ट किया था एजिंग वाला, तुम लोगों ने वो भी हटा दिया। तुम सब आखिर ये सब कर कैसे पा रहे हो? ये सब सुन के मार्ग्रेव को गुस्सा आ जाता है और वो उसके ऊपर अटैक करता है, पर स्क्रिप्टर एक शील्ड बनाकर खुद को बचा लेता है। इसके बाद शिया उसके ऊपर अटैक करती है, जिसकी वजह से उसकी शील्ड टूट जाती है। उसकी तलवार को देखकर स्क्रिप्टर पहचान जाता है कि वो एक होली स्वॉर्ड है और अब कोई ऑप्शन ना देखकर स्क्रिप्टर एक बोतल खोलकर मैजिक सर्कल के ऊपर कुछ गिराता है। हिल्डे सभी को उसे रोकने को कहती है, लेकिन तब तक काफी देर हो गई थी। उसने वो लिक्विड सर्कल के ऊपर गिरा दिया था और उसके एक्टिवेट होने के बाद वहाँ पर फिर से वही ग्रेटर डीमन आता है। शिया उससे पूछती है कि वो अभी तक जिंदा कैसे है। डीमन स्पिरिचुअल बीइंग होते हैं, हमें मारना बहुत मुश्किल है, पर हमारी पिछली लड़ाई में तुमने मेरी सेंचुरीज का इकट्ठा किया हुआ माना खत्म कर दिया। वहीं जब डीमन का ध्यान बटा हुआ था, लीजा अपनी मैजिक स्वॉर्ड को यूज करने जाती है, लेकिन उसे पहले से ही पता था कि वो क्या कर सकती है, तो वो उसकी स्वॉर्ड को उसके हाथ से ही गिरा देता है। हिल्डे उसके ऊपर फायर बॉल से अटैक करती है और शिया अपनी होली स्वॉर्ड से उसके ऊपर अटैक करने जाती है। और इसी दौरान लीजा लाइट मैजिक कास्ट कर रही थी, लेकिन इससे पहले उनमें से कोई भी अपने अटैक को पूरा कर पाता, डीमन उन दोनों को एरो से ही शूट कर देता है। शिया को यकीन नहीं होता कि हिल्डे के अटैक से वो इतनी जल्दी रिकवर हो गया। इतने छोटे अटैक मेरे बैरियर को तोड़ने के लिए काफी नहीं है। यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज मुझे घायल कर सकती थी और वो है वो होली स्वॉर्ड, और अब तुम उसका यूज भी नहीं कर सकती। वो डीमन जानबूझकर उनके साथ खेल रहा था ताकि उनके दिमाग में उसका डर बढ़े, जिसकी वजह से उसका माना फिर से रिस्टोर हो जाएगा। पर इसका मतलब ये है कि अगर लीजा और शिया उसके कॉन्फिडेंस को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं तो वो भी गायब हो जाएगा और वो डीमन उन एरोस को मूव करके जानबूझकर उन्हें और तकलीफ देता रहता है। तभी वहाँ पर कर्ट आ जाता है और अपने सामने डीमन लॉर्ड को देखकर बहुत ही ज्यादा शांत है। एक डीमन लॉर्ड? मैंने काफी समय से नहीं देखा, मुझे तो लगा था कि तुम लोग गायब हो गए। कहा जाता है कि डीमन लॉर्ड्स कॉकरोच की तरह होते हैं, अगर तुम्हें एक दिखे मतलब आसपास 100 और हैं। कर्ट को अपने विलेज में डीमन लॉर्ड्स को कितनी बारी भगाना पड़ा है, तो उसके लिए वो डीमंस कीड़े मकोड़ों से ज्यादा कुछ भी नहीं है। ये सब सुनकर उस डीमन को गुस्सा आ जाता है और वो कर्ट के ऊपर फायर बॉल से अटैक करता है, लेकिन जैसे ही वो उसे हिट करने वाला था, अकूरी उसे टेलीपोर्ट करके उस डीमन को ही हिट कर देती है। लेकिन अब शिया जानती थी कि अकूरी को दोबारा टेलीपोर्टेशन यूज करने में टाइम लगेगा और वो डीमन फिर से कर्ट के ऊपर फायर बॉल से अटैक करता है, तो शिया उसके आगे आ जाती है और फिर से उसी टेक्निक का यूज करती है जिसमें पहले वो फेल हो
गई थी, लेकिन वो इस बार सक्सेसफुल होती है। मजाक कर रहा हूँ, इस बार भी वो फेल ही हो जाती है, लेकिन कर्ट के बनाए होली स्वॉर्ड की वजह से वो आग उस तलवार के अंदर अब्सॉर्ब हो जाती है। शिया को समझ नहीं आता कि यहाँ पर हो क्या रहा है, तो वो बस उस फायर को उस डीमन के ऊपर थ्रो करती है। उस आग की वजह से वो डीमन बुरी तरह से जलने लगता है। वो फिर से हारने वाला था, लेकिन जाने से पहले वो हिल्डे के ऊपर अटैक कर देता है। वो जाने से पहले उसे भी मारना चाहता था, लेकिन उसका हाथ ही टूटने लगता है, जो देखकर वो डीमन हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके अटैक को रोकने लायक मजबूत कुछ भी नहीं होना चाहिए था। लेकिन तभी हिल्डे कर्ट का बनाया हुआ ब्रेड बाहर निकालती है। ये देखकर उस डीमन लॉर्ड की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। तुम आखिर हो कौन? कोई भी मित्रल से हार्ड ब्रेड कैसे बना सकता है? एक मिनट, कहीं तुम हेस्ट विलेज से तो नहीं हो? इतना सुनते ही डर के मारे वो डीमन राख में बदल जाता है, और उसके जाने के बाद कर्ट बाकी सबको बताता है कि उनके विलेज पर बहुत सारे डीमन लॉर्ड्स हमला करते रहते थे, तो उन्होंने उन्हें हराने का बहुत नए तरीके निकाले और सबको मार दिया। लेकिन तभी उस मैजिक सर्कल के बीचों बीच एक ब्लैक कलर का सर्कल आ जाता है और वो आसपास की सभी चीजों को खींच रहा था। हिल्डे बताती है कि जो लिक्विड स्क्रिप्टर ने इसके ऊपर गिराया था वो बिना सैक्रिफाइस के मैजिक सर्कल को एक्टिवेट कर सकता है, लेकिन जैसे ही सर्कल का काम खत्म होता है वो लिक्विड एनर्जी रिक्वायरमेंट को खत्म करने के लिए आसपास की चीजों को इकट्ठा करने लगता है। और हिल्डो को लगता है कि जिस तरह का डीमन समन किया गया था ये लिक्विड तब तक नहीं रुकेगा जब तक ये 100 सोल्स के बराबर एनर्जी को इकट्ठा नहीं कर लेता, और उसे रोकने का कोई भी तरीका नहीं है। तभी वहां पर मार्ग्रेव का असिस्टेंट आता है जो कि हॉट स्प्रिंग बंस को वहां पर डिलीवर करने आया था। तभी वो लिक्विड सारे हॉट स्प्रिंग बंस को खा जाता है और वहां से गायब हो जाता है। इसके बाद हम बंडाना को देखते हैं जो कि उसी असिस्टेंट से बात कर रही थी। वो उसे बता रही थी कि बंस खाना नहीं होते, उन्हें सैक्रिफाइस के सब्स्टिट्यूट के तौर पर बनाया गया था, इसलिए स्किन के अंदर मीट डाला जाता है और उनकी शेप इंसानों के सर जैसी बनाई जाती है ताकि इन्हें गॉड्स और डीमंस को ऑफर किया जा सके। पर समय के साथ वो खाने में बदल गए। अगर कोई वो बंस बना सकता है तो डीमन से कुछ भी करवा सकता है। असिस्टेंट रियलाइज करता है कि अगर कर्ट चाहे तो जितने मर्जी डीमंस को समन कर सकता है और उनसे जो चाहे करवा सकता है। आगे वो बंडाना को बताता है कि क्या हुआ था। मार्ग्रेव टाइकॉन ने सारी जनता को बता दिया कि फैमिल जिंदा है और मिमिको ने हिल्डेगार्ड और सोल फ्लेयर को इंटेरोगेट करके उन्हें वापस भेज दिया और वो बंस भी काफी फेमस हो गए। वहीं बैंडाना सोच रही थी कि वो सही थी कि कर्ट और उस लड़की के बारे में उन्हें ज्यादा लोगों को पता नहीं लगने देना चाहिए, क्योंकि वो लड़की ग्रेट सेज की विच से लिंक्ड है। तभी वहां पर गोल नोवा आ जाता है। दूसरी तरफ मार्ग्रेव ने टाउन को बचाने के लिए उसे नाइट का टाइटल दे दिया है। वहीं कर्ट को लग रहा था कि वो इसके लायक बिल्कुल नहीं है, क्योंकि लीसा और यूलिशिया ने उस डीमन को हराया था। शिया को भी बैरनेस का टाइटल मिल गया है और एटलियर अब मार्ग्रेव टाइकॉन के प्रोटेक्शन में आता है। दूसरी तरफ हिल्डे और सोल फ्लेयर अपने घर को जा रहे हैं और हिल्डे कर्ट के दिए हुए गिफ्ट को देख रही थी। वो असल में उसे रेनबो फ्लावर देना चाहता था, पर वो अब एक्सटिंक्ट हो गए हैं, तो उसने हिल्डे के लिए ओरिहेल्कम से फूल बना दिया। कर्ट को लगता है कि ओरिहेल्कम से वुमन के लिए फूल बनाना बहुत कॉमन है, पर हिल्डे जानती है कि ओरिहेल्कम बहुत ज्यादा रेयर होते हैं और ये जरा भी कॉमन नहीं है। वहीं हिल्डे खुश थी क्योंकि 1200 साल में वो फिर से कर्ट से मिल पाई। एक सेकंड, कर्ट की उम्र 1200 साल से भी ज्यादा है, तो अगर इतने सालों में उसे दुनियादारी नहीं समझ में आ रही तो फ्यूचर में क्या आएगी भाई। दूसरी तरफ वो सभी लोग पार्टी कर रहे थे, लेकिन कर्ट देखता है कि एटलियर मास्टर कुछ भी नहीं खा रहा है। वहीं लीजा नहीं चाहती थी कि कर्ट खुद को बस एक काम वाला समझे, तो वो रिक्रूटर से उसे कहलवाती है कि वो काम से कहीं जा रहा है और तब तक वो ऑफिशियली यहाँ का एटलियर मास्टर होगा। ऑब्वियसली कर्ट को नहीं लगता कि वो इसके लायक है, लेकिन सब लोगों ने पहले ही इस पे प्लान बना लिया था और वो उससे कहते हैं कि ये बहुत कॉमन है, तो आखिर में कर्ट भी मान जाता है और ये सीरीज यहीं पर खत्म होती है।